नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर वाईफाई में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 में पूछे जाने वाले जनरल साइंस के 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 के एसटीबी और टेक्नीशियन लोगों के लिए जो सिलेबस में जो दिया हुआ है सीबीटी जो 1 है, उसमें जो आपको पूछा जाएगा 40 मैथ पूछा जाएगा, 40 आपको साइंस पूछा जाएगा, 40 रीजनिंग पूछा जाएगा और 30 इंग्लिश पूछा जाएगा। तो ये जो 40 जो जनरल साइंस वाला जो पोर्सन है, जो एस टी ए वी और टेक्नीशियन दोनों के लिए क्या है, सेम है। दोनों को जो सीबीटी 1 में है जो 40 नंबर का जो जनरल साइंस से क्वेश्चन आएगा ही, जिसमें क्या है फिजिक्स से क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, साथ ही साथ बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आएंगे। तो तीनों मिलाकर 40 क्वेश्चन जनरल साइंस से दिया जाएगा। तो सितंबर 10 हमने 2022 में दिया था, तो उससे हमको एक तरह से जो एक्सपीरियंस गेन हुई है कि कैसी एक तरह से क्वेश्चन पूछी जाती है, कैसा लेवल रहता है और कहाँ कहाँ से आते हैं। साथ ही साथ हमने जो रेलवे जेई दिया है, तो उससे भी हम और भी एग्ज़ाम दिया है, तो उससे हम एक तरह से एक्सपीरियंस गेन हुई है कि आखिर एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरह हमारा जो एग्ज़ाम जो दिए हैं, ये सारे एग्ज़ाम को देने से जो हमें एक तरह से एक्सपीरियंस हुई है, तो उसी बेस पर हम 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको पूरा एक तरह से फील होने वाला है कि हाँ, इस लेवल का क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हमने जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आया है। और जो एक क्वेश्चन है उसको एक क्वेश्चन नहीं मानिए, वो एक क्वेश्चन है जो 5 क्वेश्चन के बराबर अभी करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहाँ कि फिजिक्स से पहला क्वेश्चन है। पहले फिजिक्स के क्वेश्चन की बात करेंगे। जनरली है कि फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो और साथ ही साथ जो केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से लगभग सेम रहते हैं। तो इस वीडियो में यही हम देखेंगे। टोटल हमारा जो 40 क्वेश्चन का ये सेट है, देख सकते हैं आप। यहाँ हम 40 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये टोटल 40 क्वेश्चन हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिलाकर लिया है, जो दोनों बाय लैंग्वेज है। लैंग्वेज यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला मेरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि वो रहा है कि एक पारसेक या पारसेक किसकी इकाई है। तो बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, जो एक तरह से नहीं पढ़े रहते हैं। क्योंकि लोग तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ना ही है आपको। जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, उसको सारे टॉपिक चैप्टर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो और प्रैक्टिस करने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव लगानी है। और साथ ही साथ इस वीडियो में आप देखेंगे कि आपका जो तैयारी है जो किस लेवल तक है, कितना डेप्थ तक है, अब आपको यहाँ इस वीडियो में फील होने वाला है। तो यहाँ पारसेक जो होती है, जो एक तरह से दूरी की इकाई होती है। तो जो भी जो हमारा जो खगोलीय विज्ञान होता है, तो इन्वर्स में क्या होती है कि दूरी काफ़ी लंबी लंबी होती है। तो वहाँ पर हमको किलोमीटर या मीटर सेंटी से काम नहीं होने वाला है। वहाँ जो दूरी मापी जाती है, जो काफ़ी लंबी लंबी दूरी नापी जाती है, करोड़ों अरबों में दूरी होती है। तो उस दूरी को मापने के लिए हम लोग पारसेक का यूज करते हैं, प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। अगर ये पारसेक पूछ देता है, या अगर पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसका यदि एक तरह से इकाई है, मतलब पारसेक इज यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, या प्रकाश वर्ष इज यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। तो ये सारे दोनों केस में क्या होगा, दूरी होगा। अब इसके बारे में हम देखेंगे। एक क्वेश्चन को लगभग हम 3 से 4 पॉइंट बताने वाले हैं। तो इस तरह एक तरह से लगभग 200 क्वेश्चन आपको डील हो जाएगा इस 40 क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ देखें कि एक पारसेक में, पहले देखेंगे कि एक पारसेक में कितनी प्रकाश वर्ष होती है। तो एक पारसेक में हम बात करते हैं तो 3.26 लाइट ईयर होती है। इंग्लिश में कहा जाता है लाइट ईयर प्रकाश वर्ष कहा जाता है। वही हम देखते हैं कि 1 लाइट ईयर में कितना मीटर होती है। तो एक लाइट ईयर में बात करते हैं तो 9.467 गुने 10⁻15 मीटर होती है। एक प्रकाश वर्ष में इतना मीटर होती है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.467 गुने 10⁻15 मीटर होती है। या इसी को लिखेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 9.467 गुने 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगी। और भी एक और इसमें जो पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में पूछा जाता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU बराबर क्या होता है, 1.496 गुने 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। तो ये हमारा 3 पॉइंट हो गया इस एक क्वेश्चन के साथ। तो एक तरह से 4-5 क्वेश्चन हो गए। प्रकाश वर्ष पूछ देगा, पारसेक पूछ देगा, एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, एक लाइट ईयर में कितना मीटर होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना मीटर होता है। तो ये आपको एक तरह से नोट करना है और ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है। तो पिछला बार डीआरडीओ सेप्टेम्बर में भी पूछा गया था कि कार्य का विमीय सूत्र नहीं पूछा गया था, लेकिन वहाँ पर जो बल का पूछा गया था, अलग पूछा गया था। तो ये कहने का मतलब कि विमीय सूत्र से आपको क्वेश्चन आते हैं, एक न एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो हम देखें कि विमीय सूत्र कैसे निकालते
निकालते हैं। तो बीमीय सूत्र में क्या होता है, जनरली यूज होने वाला जो टर्म होता है, एम होता है, एल होता है और टी होता है। इसको क्या होता है, बड़े ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। सभी को बीमीय सूत्र को बड़ा ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। तो एम क्या है, एल क्या है, टी क्या है। एम होती है जो एक तरह से मास को डिनोट करती है, मास को हो गया। एल होती है जो लेंथ को डिनोट करती है होता है, और टी होता है जो टाइम को डिनोट करता है। तो टी टाइम का हो गया सेकंड में होता है, और लेंथ क्या होता है, मीटर में होता है, और मास क्या होता है, केजी में होता है। ये हमारा हो गया थ्री कंसेप्ट। अब इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक तरह से बीमा निकालते हैं। तो बीमा को निकालने के लिए, बीमीय सूत्र को लिखने के लिए आपको सबसे पहले उसका यूनिट पता होना चाहिए कि कार्य यूनिट को पता करना है, तो आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए, तब उसको यूनिट निकाल सकते हैं। जब यूनिट पता हो गया तो बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे कार्य को क्या लिखते हैं, डब्ल्यू लिखते हैं। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस होता है, मतलब फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का जो यूनिट होता है, अभी एम का एफ का यूनिट निकालना हो तो सबसे पहले फार्मूला पर जाते हैं। तो ए बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है इंटू एस। अब एम क्या हो गया, मास हो गया, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, बड़ा एम लिखेंगे, बड़ा वाला कोर्स लगा देंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो त्वरण जो होती है डी बाई डी टी होती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी होती है, मतलब जो भी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है। नीचे फिर टाइम आ गया, इसका मतलब इसका क्या हो गया, एल टी माइनस टू हो गया। एस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है लेंथ हो गया, तो मीटर हो जाएगा, मीटर को लिखेंगे एल। तो ये क्या हो गया, कुल मिलाकर एम के एम हो गया, एल एल का हो गया, एल एक्स वार हो गया, और टी माइनस टू हो गया। ये हमारा हो गया कार्य का बीमा। तो दोस्तों हमारा जो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, एम एल एक्स वाई टी माइनस टू होने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में एम एल एक्स वाई टी माइनस टू ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही हुआ कि आपको बीमा सूत्र जब निकालना हो तो आपको सबसे पहले उसका यूनिट पता होना चाहिए। यूनिट पता करना हो तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आपको निकलेगा। अब जैसे यहाँ त्वरण था, एक्सलेशन था, तो डी बाई डी टी होती है। अब भी क्या होती है, तो भी जो होती है एस बाई टी होती है, मतलब मीटर पर सेकेंड होती है। तो अब फिर से अब सेकंड आ गया, तो एल टी माइनस टू यहाँ हो गया। तो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं बीमीय सूत्र को। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेलवे हो या डीआरडीओ है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्या है कि जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर यू प्लस ए टी होता है, किसको और किसके बीच से संबंध बताता है। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर यू प्लस ए टी गिव द रिलेशन बिटवीन विच क्वांटिटी। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो मोशन के तीन इक्वेशन होते हैं, तो गति के जो तीन इक्वेशन में पहला इक्वेशन क्या हो गया, v बराबर होता है यू प्लस ए टी होता है, ये हो गया। अगर दूसरा इक्वेशन की बात करते हैं तो एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी के होल स्क्वायर होता है। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो वी एक्स वाई बराबर क्या होता है, यू एक्स वाई प्लस टू ए एस होता है। ये हमारा हो गया तीसरा इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन गति के तीन इक्वेशन हैं, इसको बदल बदल के पूछा जाता है। पिछला बार डीआरडीओ में पूछा था, ये वाला इक्वेशन दे दिया था कि इस दोनों के बीच में क्या एक तरह से संबंध है। तो जो पूछ देता है कि गति के जो दूसरा इक्वेशन होता है, जो किसके और किसके बीच में संबंध को बताता है। तो इसको कैसे हम देखेंगे, तो कुछ नहीं दोस्तों, आपको बस ये वाला याद रखना है कि प्रथम इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन हमारा एस बराबर वाला गया, और तीसरा इक्वेशन जो हो गया वी एक्स वाई बराबर यू एक्स वाई प्लस टू एस वाला हो गया। अब हम इसको चुटकी में बताने वाले हैं, आपको ज़िंदगी भर एक तरह से याद रहने वाला है कि आखिर कैसे याद रखें संबंध को। वी एक्स वाई बराबर यू एक्स वाई प्लस टू ए एस। तो कुछ नहीं करना है, शुरू को पकड़ना है, लास्ट को पकड़ना है, शुरू को पकड़ना है, लास्ट को पकड़ना है, शुरू को पकड़ना है, लास्ट में पकड़ना है। तो ये क्या है कि काफ़ी सारा एग्जाम और कितना बार प्रैक्टिस करने के बाद ये मेरा एक्सपीरियंस गेन हुआ है, इसके आधार पर आपको इतना शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो आपको कभी एक तरह से भूलेंगे नहीं। तो अगर प्रथम इक्वेशन की बात करते हैं तो शुरू में क्या है, वेलोसिटी हो गया, लास्ट में क्या हो गया, टाइम। मतलब गति के प्रथम इक्वेशन वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन को बताता है। वही सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड इक्वेशन क्या बताएगा, तो एस में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और टी क्या हो गया, टाइम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच संबंध को बताने वाला सेकंड इक्वेशन होता है। थर्ड इक्वेशन क्या बताता है, तो थर्ड इक्वेशन है जो वेलोसिटी और एस for क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच के संबंध बताने वाला इक्वेशन थर्ड होता है। तो यहाँ जो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा और टाइम हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि वेग और समय पहला ये हमारा सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं विस्थापन और समय को, तो विस्थापन को समय को बताने वाला क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया, सेकंड नंबर वाला हो गया। वही बात करते हैं कि विस्थापन और वेग को, तो यहाँ देख सकते हैं विस्थापन और वेग को डिसाइड करने वाला ये थर्ड इक्वेशन हो गया। तो इस तरह आपको एक तरह से 3 से 4 क्वेश्चन हमारा डील हो गया। एक तो हो गया कि तीनों इक्वेशन हो गया, मोशन थर्ड मोशन का पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, तीनों का रिलेशन। तो ये सारी चीज़ें होती है जो आपको एक साथ आपको मिल गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेग समय की ग्राफ की प्रवणता क्या बताती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो वेग समय की प्रवणता मतलब व्हाट इज द
व्हाट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेग समय की प्रवणता की बात करता है कर रहा है, मतलब कि डी वी बाई डी टी की बात हो रहा है। तो डी वी बाई डी टी हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा, मतलब त्वरण मिलेगा। अगर वही बात करता कि वेग समय नहीं बात करके वो बात करता कि यहाँ पर दूरी या विस्थापन समय की प्रवणता क्या देगा, मतलब डी एस बाई डी टी क्या देगा। तो डी एस बाई डी टी क्या देता है, वी देता है। वही बात करते हैं डी बाई डी टी क्या देता है, ए देता है। तो ये हमारा एक तरह से रिलेशन हो गया। तो वही अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी मिल जाएगा, त्वरण को मिल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पर। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु को क्षैतिज के साथ कितने डिग्री के कोण पर फेंका जाए कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे। दैट इज के एट वाट एंगल विथ द हॉरिजेंटल शुड बी बॉडी प्रोजेक्टेड सो दैट इट कवर द मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा, कैसे हुआ ये, तो चूँकि साइंस को कभी रटा नहीं जाता है, साइंस को हमेशा समझा जाता है। तो दोस्तों यहाँ समझते हैं कि कैसे हमारा मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज तय करेगा। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारा 3 फार्मूला होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं किसको है, तो जब हमारा किसी समतल से किसी वस्तु को अगर हम किसी एंगल पर थ्रो करते हैं, जैसे हमारा कोई बॉल को फेंके किसी एंगल से थ्रो किए, तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे हम कि यहाँ पर जब हम किसी को फेंकते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक तो हमारा हॉरिजॉन्टल, इसको जब ब्रेक करेंगे कंपोनेंट लेंगे तो एक हमारा भी एक्स मिल जाएगा, यहाँ भी वाई मिल जाएगा। तो 2 कंपोनेंट काम करता है। तो इसमें छोड़िए, हम इसको डायरेक्ट टू द पॉइंट एग्जाम की बात करते हैं कि इसमें 2 कंडीशन आता है, 3 कंडीशन आता है। एक तो होता है कि रेंज आता है, रेंज को परास कहते हैं। पहला परास की बात करेंगे, परास जिससे कहा जाता है रेंज कहा जाता है। तो रेंज क्या होती है, तो रेंज क्या होती है कि एक तो हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट, एक रेंज होती है। तो हॉरिजेंटल मैक्सिमम जो डिस्टेंस तय होती है उसी को रेंज कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से फेंका गया तो ये कितना ज़्यादा हॉरिजेंटल गया, तो यही मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज को मैक्सिमम हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस होती है ना उसी को रेंज कहा जाता है। तो इसकी जो फार्मूला होती है, रेंज को आर से डिनोट करते हैं। इसकी जो फार्मूला होती है यू एक्स वाई साइन 2 थीटा बाई का होता है जी होता है। ये हमारा होता है यू एक्स वाई साइन 2 थीटा बाई जी। जहाँ जो थीटा होती है ना, ये हमारा ये थीटा एंगल होता है। ये हमारा क्या हो गया, थीटा एंगल पर फेंका गया है, ये थीटा एंगल हो गया। तो ये हमारा जब रेंज निकालना हो तो यू एक्स वाई साइन 2 थीटा बाई जी होता है। तो यहाँ देखते हैं कि बोल रहा है कि एट एंगल विद हॉरिजॉन्टल शुड बी द प्रोजेक्टर सो दैट कवर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यही मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ये रेंज होता है। और अगर यहाँ पर थीटा के जगह 45 पुट करते हैं तो साइन 90 हो जाएगा। तो साइन 90 मतलब 1 हो गया इसकी वैल्यू, तो ये मैक्सिमम देगा। और भी किसी भी एंगल पर ये मैक्सिमम नहीं देगा, यू एक्स वाई बाई साइन के बराबर नहीं देगा। इसका जो सेकंड फार्मूला होती है मैक्सिमम हाइट, मतलब ये कितना मैक्सिमम ऐसे जाएगा, ये जो होती है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, ये कैपिटल आर हो गया, ठीक है। ये जो ऊपर गया, कितना ऊपर तक गया मैक्सिमम हाइट तक, तो उसको मैक्सिमम हाइट कहा जाता है। तो इसकी जो फार्मूला होती है क्या होती है, यू एक्स वाई साइन एक्स वाई थीटा बाई 2g, ये होती है मैक्सिमम हाइट की फार्मूला होती है। वही इसमें क्या होती है, नेक्स्ट देखते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होती है, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों होती है, मैंने जाने और आने दोनों का समय होता है। तो बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की, बात करते हैं टीएफ की, करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो इसकी जो फार्मूला होती है 2u साइन थीटा वाई का होती है जी होती है। अब इसको याद करने के हम तरीका बताते हैं, जो हमेशा कैसे हम याद करते हैं, हमेशा हमें कैसे याद रहता है। तो दोस्तों अगर देखिए यहाँ मैक्सिमम अगर हाइट पूछेगा तो हाइट, तो मैक्सिमम हाइट में यू एक्स साइन एक्स वाई थीटा बाई 2g। तो सभी में क्या है कि सभी में हमारा 2 आ ही रहा है। तो यहाँ देखें कि रेंज में बात करते हैं तो रेंज में 2 कहाँ आ रहा है, तो थीटा में आ रहा है। और हाइट में क्या होता है, 2 कहाँ आ रहा है, तो नीचे में आ रहा है। और टाइम ऑफ फ्लाइट में कहाँ 2 आ रहा है, तो ऊपर ही आ रहा है। तो हम इसको अगर प्रास की बात करते हैं तो यू एक्स साइन 2 थीटा बाई जी हो गया। हाइट की बात करते हैं तो हाइट में क्या होती है, एक्स वाई वाला ज़्यादा होती है, यू एक्स साइन एक्स वाई थीटा बाई 2g ऐसे। तो कुछ ऐसे करके इसको याद रखना है। 2 सब में होता है, यहाँ भी देखिए 2 है। तो ये क्या होती है, जाने के लिए कितना लगा, यू साइन थीटा बाई जी लगा, आने के लिए भी सेम टाइम लगेगा, यू साइन थीटा बाई जी। तो टोटल कितना हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब गया अब फिर यहाँ से रिटर्न हो गया। तो दोनों में जो टाइम जो लगा उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है, जो 2u साइन थीटा बाई जी के बराबर होता है। ये हमारा क्या होता है, यू होता है। ये इनिशियल वेलोसिटी होती है और ये हमारा थीटा होता है। ये हमारा हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसको नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा ये है कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। द विच लॉ ऑफ न्यूटन इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया किस नियम में किस नियम को कहा जाता है। तो जो न्यूटन साहब थे उन्होंने 3 नियम दिए थे। जो नियम जो दिए थे, उनके जो नियम का जो प्रकाशन हुआ था 1687 में इसमें हुआ था। और उनके किताब का नाम था क्या था, प्रिंसिपिया था। तो उन्होंने क्या लिखा था प्रिंसिपिया में, उनके बुक का जो नाम था प्रिंसिपिया बुक का नाम था। इन्होंने क्या लिखा था, 1687 में प्रकाशित हुआ था। और उन्होंने गति के
जो 3 नियम दिए थे उनके उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो नियम कौन कौन थे। तो पहला जो नियम था वो जो नियम दिए थे वो जड़त्व का नियम दिए थे, या इसे कहा जाता है गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि एक तरह से गैलीलियो ने इसके बारे में पहले एक्सप्लेन किया था, इसीलिए न्यूटन के जो पहले नियम है उसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। तो जो पहला का जो नियम होता है उसे जड़त्व का नियम कह सकते हैं, जड़त्व का नियम कह सकते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं गैलीलियो का नियम कह सकते हैं, गैलीलियो का नियम कह सकते हैं। ठीक है, तो जड़त्व क्या होता है? तो जड़त्व जनरली होती है जो आई बराबर क्या होती है, m अनुसार होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। तो जड़त्व को सिंपल वर्ड में समझे तो क्या होता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है, अगर वो घूम रहा है तो घूमते रहना चाहता है, लेकिन अगर रेस्ट है तो रेस्ट में रहना चाहता है। तो यही एक तरह से जड़त्व होता है। तो जब उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसका जड़त्व क्या होता है, टूट जाता है। जैसे अगर कोई कार चल रही है तो अगर एक्सीलेटर पर पैर रखे हैं तो क्या है कि वो चलता रहता है, लेकिन अब जब उसको रोकना है तो उसमें ब्रेक लगाते हैं, तो वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए उसको इसकी इनर्शिया को तोड़ने के लिए। यही एक तरह से क्या होता है, जड़त्व होता है। दूसरा बात करते हैं कि जो न्यूटन का जो सेकंड नियम था, तो सेकंड नियम क्या दिया था? तो जो सेकंड नियम दिया था बल की माप दिया था, या बल का सूत्र या बल की समीकरण या परिभाषा दिया था। तो कहने का मतलब कि जो बल की अगर माप की बात करते हैं, बल की माप किसने दिया? तो सेकंड नियम में दिया गया। बल की अगर परिभाषा की बात करते हैं, परिभाषा, तो परिभाषा भी सेकंड नियम में मिला। अब परिभाषा के साथ साथ बात करते हैं कि बल की समीकरण, तो बल की समीकरण ये तो परिभाषा हो गया, परिभाषा की भी बात जो करें तो सेकंड नियम में मिलती है। थर्ड जो क्या मिलती है, तो थर्ड में हमको मिलती है बल की माप, माप हो गया, परिभाषा हो गया, और बल की समीकरण। तो बल की जो समीकरण जो होती है ना, ये हमारा सेकंड लॉ से ही मिलता है। तो समीकरण कैसे, तो हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, एम ए होता है। तो ये जो एम ए होता है यही एक तरह से बल की समीकरण होती है, जो हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से मिल जाती है। तो ये हमारा हो गया न्यूटन के सेकंड नियम। फर्स्ट क्या हो गया, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। सेकंड हो गया बल की माप या परिभाषा या बल की समीकरण मिलती है। वही बात करते हैं कि न्यूटन के थर्ड नियम, तो न्यूटन के थर्ड नियम की बात करते हैं, इससे हमें क्या क्या मिलती है? तो इससे कुछ नहीं, एक तरह से बल की प्रकृति और दिशा मिलती है। तो बल की कैसी प्रकृति है, बल की प्रकृति कैसी है, और साथ में हमें दिशा मिलती है। इनका जो थर्ड नियम है उनके उसके अकॉर्डिंग जो होता है, एवरी एक्शन हैव अपोजिट रिएक्शन, माने प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये हमारा जो न्यूटन के थर्ड नियम के अकॉर्डिंग होता है। तो दोस्तों ये हमारा था न्यूटन के बारे में, जो आपको एक तरह से ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो इसमें देखेंगे कि हम घर्षण का जो मान होती है सबसे किस में होती है। पहला जो क्वेश्चन है कि स्टैटिक फ्रिक्शन, कैनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। हिंदी में हो गया स्टैटिक गतिज, रोलिंग और सीमांत घर्षण। तो फ्रिक्शन क्या होता है? तो जब कोई वस्तु मोशन करता है, तो जब मोशन कोई होता है तो उसमें क्या होती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उसी को फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। अगर हम किसी वस्तु पर फोर्स लगा रहे हैं, जैसे किसी बॉक्स को यहाँ किसी फर्श पर उसको पुश कर रहे हैं, तो पुश जब इधर की ओर पुश होता है तो फ्रिक्शन क्या होती है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर की ओर लगेगा। अगर इसी बॉक्स को अगर इधर की ओर पुश करें, यहाँ पर अलग अलग केस ले लेते हैं, अगर इसको इधर पुश करते हैं या पुल करते हैं तो फ्रिक्शन हमारा इधर लगेगा। तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट में लगता है। अब यहाँ देखते हैं कि फ्रिक्शन सबसे कम कौन होता है। तो सबसे जो कम फ्रिक्शन होगा रोलिंग का होगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखते हैं कि किसी को अगर हमारा गैस सिलेंडर है तो उसको हाथ में उठा कर ले जाना ज़्यादा तकलीफ होता है, ज़्यादा हार्ड होता है, या उसको स्लाइड करके ले जाते हैं गैस सिलेंडर, जैसे यहाँ है गैस सिलेंडर, ठीक है। तो इस गैस सिलेंडर को अगर हम रोल करके ले जाते हैं, इसे लाठी से मारते ले जाएंगे, हाथ से लुढ़काते ले जाएंगे, तो ये आसानी से चला जाएगा, लेकिन वो एक तरह से बच्चा भी कर लेगा। लेकिन अगर ये बच्चा को कहें कि नहीं इसको हाथ में उठा कर ले जाओ या इसको स्लाइड करके ले जाओ, तो क्या होता है कि ज़्यादा दिक्कत होती है, ज़्यादा एक तरह से प्रॉब्लम होगी उसको ले जाने में। तो इसीलिए जो सबसे जो कम घर्षण, या कहने का मतलब जो कम से कम ज़मीन के टच में जो वस्तु होती है ना, किस मोशन के दरमियान होती है, तो रोलिंग फ्रिक्शन के दौरान, मतलब कोई वस्तु को रोल करते हैं ना तो उसके दरमियान जो फ्रिक्शन लगती है ना वो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होती है। अगर कोई वस्तु मोशन में है तो उसके जो दरमियान जो हमारा मोशन फ्रिक्शन लगेगा वो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। उसी तरह अगर कोई वस्तु स्थिर है, बिल्कुल रेस्ट अवस्था में है, ये पड़ा हुआ है, तो उस समय घर्षण क्या है, लग रहा है जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, जो एक तरह से सबसे ज़्यादा होती है, वस्तु को चलने ही नहीं देती है। तो सबसे अगर ज़्यादा की बात करेगा, मोस्ट वैल्यू किसका होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की। सबसे कम वैल्यू की बात करते हैं तो रोलिंग फ्रिक्शन की होती है। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि सापेक्षता की सिद्धांत किसने दिया था। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हु इज द प्रपोज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी की जो थ्योरी किसने दिया था इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो थ्योरी देने वाले कौन थे, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन थे।
अब इसके बारे में हम डिटेल से कैसे डिस्कस करेंगे कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थ्योरी दिए थे किसके बारे में दिए थे और ये थ्योरी एक तरह से क्या होता है, इसके बारे में हम चलिए करते हैं डिस्कस। तो इनका जो थ्योरी था उसका जो एक तरह से मैथमेटिकल फार्मूला होती है, ई बराबर क्या होती है, MC के होल स्क्वायर होती है। अभी क्या हो गया, तो ये हमारा क्या होता है कि पदार्थ में निहित ऊर्जा होती है। तो ई क्या हो गया, पदार्थ में जो ऊर्जा निहित होगा वो हो गया, ई हो गया। एम क्या होती है, तो पदार्थ का द्रव्यमान होती है, जो पदार्थ होता है उसका द्रव्यमान क्या हो गया, द्रव्यमान हमारा ये होता है। तो यहाँ लिखेंगे एम हमारा हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान हो गया, ठीक है। सी का हो गया, तो सी हमारा प्रकाश का वेग होता है, किसका वेग, तो ये हमारा प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये हमारा होता है प्रकाश की चाल। तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई वस्तु m मास की अगर कोई वस्तु प्रकाश के वेग से चले तो क्या है कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, हो सकता है। उनका मानना था, ये थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है। तो रिलेटिविटी की थ्योरी यही कहता है कि अगर मान लिया कि हमारा कोई एनर्जी है उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वो इतना चाल से चले तो, या कोई अगर मास है अगर वो इतना चाल से चल दे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, इजीली जा सकता है, बहुत ही कम समय में मास को भेज सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा सौरमंडल है, यूनिवर्स इतना बड़ा है, एक छोर से दूसरे छोर जो करोड़ों अरबों डिस्टेंस होती है, अगर इस थ्योरी को अगर यूटिलाइज हो जाए, कोई वस्तु एम मास का है उसको अगर इतना वेलोसिटी से हम वेलोसिटी अगर उसको प्राप्त हो जाए जो प्रकाश के वेग के बराबर पर हो जाए तो वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक तरह से वहाँ पर चला जाएगा, ऐसा उनका मानना था, ये थ्योरी बोलता है। तो ये तो हमारा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि गति ऊर्जा और संवेग के बीच के सही संबंध निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पर देखेंगे कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम। तो अब यहाँ देखेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और मोमेंटम क्या होती है, इन दोनों को अच्छी से देखेंगे तब एक तरह से समझ में आएगा कि दोनों में रिलेशन क्या है। तो यहाँ क्या है काइनेटिक एनर्जी है, एम क्या हो गया, पी एम मास हो गया, पी क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, जिसे यहाँ के से डिनोट कर रहा है, हाफ इंटू एम भी के होल स्क्वायर होती है। तो एम क्या हो गया, मास हो गया, भी क्या हो गया, तो उसकी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब वही बात करते हैं कि संवेग पी की, तो पी बराबर क्या होता है, एम इंटू वी होती है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा हो गया संवेग पी बराबर एम इंटू वी हो गया। वही अगर बात करते हैं कि स्थिति ऊर्जा जो होती है किसी वस्तु में कितना निहित होती है, तो अगर वो वाला बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं पी, तो ये हमारा होता है mgh के बराबर होता है। कोई अगर h हाइट पर हो तो उसमें कितना एनर्जी होगा, तो mgh के बराबर होगा। अब देखेंगे यहाँ दोस्तों कि दोनों में रिलेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी और संवेग में क्या रिलेशन है। तो दोनों में जो रिलेशन होती है ना वो, तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करते हैं mv का, यहाँ पर इस इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करेंगे ना तो हमारा जो मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर px/2m मिल जाएगा। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अब यहाँ देख लेते हैं। तो ये हमारा मान लिया कि ये जो px/y इसको कर लेते हैं और px/y बार क्या हो गया, ये 2m हो गया। लिखने में क्या है गलती हो गई, px/y 2m हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज द एक तरह से करेक्ट आंसर है। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ऑप्शन तो एक तरह से जो रहेगा सही वही होगा। तो ये हमारा था कंसेप्ट। अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा किस रूप में रूपांतरित होती है। इन ट्रांसफार्मर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू विच फॉर्म। तो जो ट्रांसफार्मर होती है एक तरह से इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, तो उसमें देखते हैं कि कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होगी। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एक तरह से मशीन है, उसमें क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही मिलती है। तो इसमें देखेंगे कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत से यांत्रिक होती है तो नहीं, विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा नहीं, विद्युत से विद्युत ऊर्जा, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन होता है ट्रांसफार्मर में। और भी जो हम देखते हैं कि जो पूछे जाने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है वाद्य यंत्र होती है, वायलिन जैसा होता है कि वाद्य यंत्र होती है, उसमें कैसा एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो वाद्य यंत्र में क्या होते हैं, एक तरह से हाथों से बजाते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी जो कन्वर्ट होती है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है वाद्य यंत्र में। वही जो नेक्स्ट जो ज़्यादा पूछने वाला चीज़ होती है लाउड माइक्रोफोन होता है। क्या होता है, माइक्रोफोन में कैसे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो माइक्रो जो फ़ोन होती है ना उसमें साउंड एनर्जी किस में ट्रांसफ़र होती है, वो साउंड एनर्जी जो होती है ना वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफ़र होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाती है। ये हो गया वाद्य यंत्र हो गया, माइक्रोफोन हो गया। वही लाउड स्पीकर की बात करते हैं तो लाउड स्पीकर में बहुत साउंड देता है। तो कैसे, जब हम चार्ज में खोसते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब, तो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी से ध्वनि एनर्जी या साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वही बात करते हैं कि पूछा जाता है विद्युत सेल में, तो विद्युत सेल में कैसे होगा। तो विद्युत सेल में क्या होता है, केमिकल पार्ट होता है, केमिकल एनर्जी होती है अंदर, तो वही केमिकल एनर्जी विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वही अगर टरबाइन की बात करते हैं तो टरबाइन में क्या होगी, एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी का ही पार्ट होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा
एक तरह से विद्युत एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, जिससे हमको विद्युत मिलती है हाइड्रो पावर प्लांट से। तो एक जो कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कन्वर्जन एनर्जी के बारे में। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है कि प्रत्यास्थ टक्कर में हम यहाँ देखेंगे कि क्या होता है। तो इसके बारे में जो पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का मान क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन इन इलास्टिक कोलिजन। तो कोलिजन में अगर हमारा क्या है, प्रत्यास्थ अति गुणांक पूछ रहा है, और टक्कर कैसा प्रत्यास्थ टक्कर है, मतलब इलास्टिक कोलिजन है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि कोलिजन कितने तरह के होते हैं। तो कोलिजन 3 तरह के होता है। पहला जो होता है कि इलास्टिक कोलिजन होता है, फुल्ली इलास्टिक जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, इलास्टिक कोलिजन के बारे में देखेंगे। दूसरा का होता है नॉन इलास्टिक होता है या इन इलास्टिक होता है। तो यहाँ देखेंगे इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में देखेंगे। तीसरा क्या होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक कोलिजन होती है। 3 तरह की कोलिजन होती है। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होती है ना, कि जिस वेग से टकराता है उसी वेग से वस्तु लौट जाता है। जैसे टकराया, 2 वस्तु टकरा गया, दोनों टकराने के बाद सेम वेग से लौट गया, तो इलास्टिक कोलिजन हो गया। एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन, जो 2 वस्तु टकराता है लेकिन सेम वेग से नहीं लौटता है, उसे कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। एक होता है कि परफेक्टली इन इलास्टिक होता है। तो इसमें क्या होती है कि कोई वस्तु जब दूसरी वस्तु से टकराता है तो उसी वस्तु के साथ चिपक जाएगा और अपने साथ एक तरह से जोड़ कर, एक तरह से बनकर एक ही वेग से चलने लगेगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि 2 वस्तु है जो टकरा गया, ठीक है, टकराने के बाद दोनों चिपक गया, और जब दोनों चिपकेगा तो सेम वेग से चलना स्टार्ट करेगा। ये मान लीजिए कि V1 वेग से आ रहा था, ये V2 वेग से आ रहा था, लेकिन जब दोनों टकराया तो दोनों चिपक गया, चिपकने के बाद सेम वेग से जाने लगा। तो इसको कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो इसमें जो होती है ना काइनेटिक एनर्जी एंड जो संवेग P होती है, दोनों क्या होती है, कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसमें होती है जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, ये ओनली क्या रहती है, संवेग हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, संरक्षित रहता है। वही बात करते हैं इसमें कि इसमें हमारा क्या होती है। तो इसमें क्या होता है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में इसमें भी काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन इसमें संवेग संरक्षित रहता है। तो इलास्टिक कोलिजन रहेगा तो दोनों संरक्षित रहेगा। बाकी जो कोलिजन होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं रहता है, बट दोनों में संवेग संरक्षित रहता है। अभी यहाँ देखते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या होता है। तो इसको डिनोट करते हैं, जनरली ई से डिनोट करते हैं। तो ये जो होती है, जो रेशियो होती है, एक तरह से यूनिट लेस नंबर होता है। और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, जो कोलिजन हो गया आफ्टर कोलिजन, ठीक है, डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी, लिखेंगे RV रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, क्या हो गया, बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। तो यहाँ देखेंगे कि टकराने के बाद जो रिलेटिव वेलोसिटी हुआ और जो टकराने के पहले जो रिलेटिव वेलोसिटी था, वो दोनों के जो रेशियो को क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन कहा जाता है, मतलब हिंदी में प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है। इसको लिखते हैं V2 माइनस V1 बटे U1 माइनस U2 लिखा जाता है। और क्या होता है कि इसमें तीनों की अगर बात करते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होती है वैल्यू, तो यहाँ तीनों के बारे में देखेंगे कि इलास्टिक कोलिजन, तो पहला हमारा क्या था, इलास्टिक कोलिजन, दूसरा था इन इलास्टिक कोलिजन, तीसरा था परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसको लिखेंगे इलास्टिक कोलिजन हो गया EC हो गया, एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन IC हो गया, एक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसमें जो E की वैल्यू होता है 1 होता है, ठीक है, इसमें जो E की वैल्यू होता है <1 होता है, इसमें जो E की वैल्यू होता है 0 होता है। तो ये जो होता है एग्जाम के दृष्टि से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना है और अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो व्हाट इज द मेजर बाय द हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर के बारे में हम देखेंगे। तो हाइड्रोमीटर से जनरली क्या मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से हम लोग द्रव का घनत्व मापते हैं, द्रव का एक तरह से रिलेटिव डेंसिटी को मापते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे कि क्या होता है, कि सिद्धांत पर काम करता है, और भी कौन से उपकरण है जो इस सिद्धांत पर काम करते हैं। तो जो हाइड्रोमीटर होती है ना, प्लवन के सिद्धांत पर काम करती है, जो बायोन्सी होती है जो उस सिद्धांत पर काम करता है। तो सबसे पहले इसके सिद्धांत के बारे में लिखेंगे, कैसा सिद्धांत पर काम करता है। तो फ्लोटिंग जो होती है ना, प्लवन, इसको हिंदी में कहा जाता है प्लवन, प्लवन के सिद्धांत पर काम करता है कौन, हाइड्रोमीटर। इसको से मापा जाता है, रिलेटिव डेंसिटी को मापा जाता है। और भी जो उपकरण होता है, लैक्टोमीटर की बात करते हैं, लैक्टोमीटर की अगर बात करते हैं तो ये भी क्या होती है, प्लवन के सिद्धांत पर काम करता है, जो जिससे क्या होती है ना, दूध का घनत्व मापा जाता है, दूध की शुद्धता का पता किया जाता है।
जैसे बहुत सारे जो भैंस हो गए, गाय हो गए, उसकी जो दूध की जो क्वालिटी होती है जो अलग अलग होती है। ये कैसे डिसाइड होती है? तो ये उसके डेंसिटी के आधार पर डिसाइड होता है कि कौन सा दूध कितना गाढ़ा है, कितना पतला है। तो ये सारे चीज़ को चेक करने वाला कौन सा होता है? लैक्टोमीटर होता है, जिससे क्या होता है इसकी गाढ़ापन, पतलापन, कितना गाढ़ा है, पतला दूध है, उससे पता चल जाता है। तो उसी तरह हमारा हाइड्रोमीटर होता है, जिससे हम लोग पता करते हैं द्रव का घनत्व या अपेक्षित घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पता करते हैं। वही एक होता है हाइग्रोमीटर होता है। कौन होता है? हाइड्रोमीटर है, एक होता है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर का यूज कहाँ करते हैं? तो वहाँ इसको पता करने में करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर हमारा एटमॉस्फेयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी को पता करना हो तो हम लोग जो यूज करते हैं हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं, जिसे अपेक्षिक जो हमारा ह्यूमिडिटी होती है ना, उसको पता करने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो हमारा जो एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है दोस्तों, काफ़ी एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत सारा DRDO के एग्ज़ाम हो गया, रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये हम ऑलरेडी इस पर वीडियो भी बनाए थे साउंड एंड वेव पर, जिसमें हमने पूरा बताया था कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है, इसमें कौन कौन होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, किसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, किसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है। तो एक ट्रिक भी बताया था, तो अभी इस शॉर्ट में हम बता देते हैं ट्रिक को। तो हमारा जो उस समय ट्रिक था क्या था? RMI, ठीक है। उसके बाद क्या था? VUXY। बस ये ट्रिक अगर आपको याद है, ये है एक तरह से रामबाण, विद्युत चुम्बकीय तरंग का रामबाण औषधि है। अगर ये वाला याद है तो चलिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग आपके हाथों में है, 1 सेकंड में आप कर सकते हैं। तो ये R फॉर क्या हो गया? रेडियो तरंग, ठीक है। M फॉर क्या हो गया? माइक्रोवेव, जिसे हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्म तरंग। I फॉर होता है इंफ्रारेड, जिसे अवरक्त किरण कहा जाता है। V फॉर होता है विजुअल, जिसे कहा जाता है दृश्य किरण कहा जाता है। U फॉर होता है अल्ट्रावायलेट, उसके जिसे परावैंगनिक कहा जाता है। X पर होता है एक्सरे, और Y पर होता है गामा। इसको कैपिटल Y से लिख देते हैं। ये हमारा होता है गामा वेव। तो ये हमारा इतना होता है 1 2 3 और 3 6 1 7 को होता है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। अब इसमें देखें कि सबसे जो कम आवृत्ति होती है ना, कम आवृत्ति रेडियो तरंग की होती है, सबसे कम आवृत्ति रेडियो तरंग की होती है। तो उसी तरह जब इसको कम है तो ये बढ़ते क्रम में सजाया गया है, आवृत्ति को बढ़ते क्रम में सजाया गया है। तो गामा की जो आवृत्ति होगी, जो क्या होगी? सबसे अधिक होगी। इसकी आवृत्ति सबसे कम होगी, अति अधिक होगी। उसी तरह बात करते हैं कि जो रेडियो तरंग है उसकी जो वेव लेंथ होती है सबसे अधिक होती है। तो इसके अपोजिट जब जाएगा लास्ट में, तो वेव लेंथ क्या हो गया? सबसे कम होगा, इसका वेव लेंथ सबसे कम होगा। तो ये हमारा कंसेप्ट और ट्रिक था। तो यहाँ जो पूछ रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंग में आवृत्ति सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक आवृत्ति वाला हमारा कौन हो जाएगा? गामा हो जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ गामा है कि नहीं। रेडियो है, माइक्रो है, परावैंगनिक है, गामा है। डी में क्या है? गामा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया? गामा हो जाएगा। तो ये हमारा डी गामा हो गया। अगर मान लीजिए गामा नहीं रहता ऑप्शन में, तो क्या होता है? एक्स होता है। तो यहाँ एक्स भी नहीं है, यहाँ यू होता है, अल्ट्रा वायलेट होता है, मतलब सी हो जाता है अगर गामा नहीं रहता तो ये हमारा एक तरह से कंसेप्ट हो गया, बनाने का तरीका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, यहाँ देख सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम में जाता है। इन मतलब हो गया कि इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट पासेस फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम। इसके बारे में हम देखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। तो कहने का मतलब है कि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो क्या है? अविलंब से दूर जाता है। और एक क्या होता है कि आपतन कोण का एक ऐसा मान जहाँ पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो ऐसे एक तरह से कोण को क्रांति कोण कहते हैं। और यही घटना होती है ना, इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया? जनरली जैसे क्या होता है कि जब कोई प्रकाश है, ये हमारा मान लिया कि कोई सिल्ली हो गया हमारा ग्लास का, और ये हमारा बाहर में क्या हो गया? एयर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? ग्लास हो गया, ठीक है। तो जब हमारा ये क्या हो गया? जब प्रकाश विरल माध्यम से मैंने हवा से सघन माध्यम में जा रहा है, तो ये अविलंब की ओर झुक जाता है, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। अब तो जब निकलेगा मैंने सघन से जब विरल में जाएगा, तो ये जो अविलंब है ना, इससे दूर भागेगा, इससे भागेगा। ये दोनों क्या होता है? पैरेलल हो जाता है, ये पैरेलल हो जाता है। तो यही घटना है कि जब हमारा प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है, यहाँ झुक गया। लेकिन जब जैसे सघन से निकला तो अविलंब से दूर भाग गया। तो इसी तरह जब हमारा प्रकाश सघन से, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है प्रकाश, सघन से जब विरल में जाता है तो वो क्या है ना कि अविलंब से दूर भागता है। और एक क्या होता है कि एक ऐसा आपतन कोण का मान जहाँ अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा एक आपतन कोण का जो कोण मिलता है वही हमारा क्रांति कोण होता है। और यही घटना होता है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब इसके बारे में थोड़ा अच्छा से समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या है कि हमारा जो प्रकाश जाना चाहिए सघन से विरल में जाना चाहिए। तो मान लिया कि हमारा कोई ये हमारा ब्लॉक हो गया, ग्लास जो ब्लॉक या ये हम इसको विरल माध्यम मानेंगे या इसको सघन मानेंगे, क्योंकि हमारा प्रकाश सघन से विरल जाना चाहिए। ये हमारा क्या हो गया? विरल माध्यम हो गया, और ये हमारा सघन माध्यम हो गया। तो प्रकाश को जाना है सघन से
हमको विरल में जाना है, यहाँ जाना है, ठीक है, विरल में जाना है। तो जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है, ये हमारा क्या हो गया, जो भी है विरल माध्यम है ये, लेकिन ये हमारा क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। तो जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो इसका जो हमारा परावर्तन कोण का जो मान हो गया, एक तरह से परावर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए हमारा, क्योंकि सघन से विरल माध्यम में जा रहा है तो ये परावर्तन नहीं होगा, क्योंकि दो माध्यम में जा रहा है तो अपवर्तन होगा। परावर्तन आपतित किरण तो हुआ, लेकिन ये हमारा दो मीडियम हो गया, तो कोई हमारा एक तरह से सॉलिड पार्टिकल से नहीं टकरा रहा है प्रकाश। लेकिन हमारा जो एक ऐसा एंगल रखा गया है कि इस एंगल के कारण हमारा जो अपवर्तन कोण का जो मान है ना 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये अभिलंब होता है, ये अभिलंब, ये हमारा अपवर्तित किरण हो गया, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो आपतन कोण का वह मान, ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ये हमारा आई हो गया, आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया रिफ्रैक्शन एंगल। तो ये हमारा एंगल आर हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये हमारा आई हो गया। इसी को क्या कहेंगे, क्रांति कोण कहेंगे। ये हमारा क्रांति कोण को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से, मतलब यहाँ सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो एक आपतन कोण का ऐसा मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, यहाँ 90 डिग्री हो जाए, तो उसे क्रांति कोण कहते हैं। ये हमारा जो आपतन कोण का जो मान मिलेगा ना, वो हमारा क्रांति कोण के बराबर होगा। और कब होगा क्रांति कोण के मान आपतन कोण के बराबर, जब हमारा अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। और ये जो घटना जब होती है ना, इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो हमारा प्रकाश कम अपवर्तनांक वाले से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाएगा, या अधिक अपवर्तनांक वाले से माध्यम से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाएगा। तो अब देखेंगे अपवर्तनांक क्या होता है। तो जो अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं, सी वाई का होता है, वी होता है, ठीक है। तो सी का होता है प्रकाश के चाल होती है, जो एक तरह से लिमिट रहती है, फिक्स रहती है, और वी वेरी करते रहता है। अगर बात करें सघन माध्यम में, ठीक है, तो सघन माध्यम में अगर कोई प्रकाश जाता है, जैसे सॉलिड में हो गया, प्रकाश धीमा गति से चलेगा, तो जब इसकी वैल्यू धीमा होगा, मैंने कम होगा, तो हमको म्यू की वैल्यू क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। मतलब सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। वही बात करते हैं विरल माध्यम में, मैंने इस माध्यम में, तो विरल माध्यम में क्या होगा, प्रकाश तेजी से भागेगा, जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो एक ओवर व्यू म्यू की वैल्यू होगा, कम होगा। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है, अर्थात अधिक अपवर्तनांक वाले से माध्यम से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ये था हमारा दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसी में क्रांति कोण की बात किए हैं, तो स्नेल का नियम जो प्रकाश का सेकंड नियम होता है, जो स्नेल के नियम कहता है कि जो म्यू होती है ना 1/sin c के बराबर होती है। sin c का हो गया, यहाँ क्रांति कोण हो गया, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम है, जो पिछला बार DRDO में पूछा गया था। तो दोस्तों ये जो फ्लेमिंग के बायां हाथ नियम होता है, दायां हस्त नियम होता है, तो ये दोनों काफ़ी एक तरह से पूछा जाता है, और इसमें और भी नियम होते हैं जिसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम और फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में। तो जो हस्त नियम है एक तरह से रिलेटेड है हाथ के नियम से, हाथ पर रिलेटेड है। तो जो हाथ हमारा जो होता है उसमें 5 उंगली होती है। एक होती है जो अंगूठा होती है, जिसे थंब कहते हैं। तो पहला थंब को यहाँ लिख लिए, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे थंब। तो यहाँ पर इंडिकेट नंबर कर देते हैं, पहला लिखते हैं, थंब को लिख दिए, दूसरा लिख दिए। थंब के बाद जो हमारा जो तर्जनी होती है, जो उस फिंगर के 4 फिंगर की बात करेंगे, फिर मिडिल फिंगर की होगा, फिर रिंग फिंगर होता है, फिर स्मॉल फिंगर होता है। तो पहला हो गया थंब, लिखेंगे TH लिख देते हैं, इसको थंब हो गया। और सेकंड हमारा होता है 4 फिंगर होता है, F से लिख देते हैं। थर्ड का होता है, थर्ड हमारा होता है जो मिडिल फिंगर होता है, M लिख दिए मिडिल फिंगर। 4 हो गया जो रिंग फिंगर होता है, R से डिनोट करते हैं। 5वां होता है जो स्मॉल फिंगर हो गया, S से लिख लिए, ठीक है। तो हमारा जो फ्लेमिंग के जो नियम होता है इसमें क्या है कि जनरली 3 फिंगर का ही काम होता है, 3 फिंगर को ही जनरली हम यूज करते हैं। तो अब 3 फिंगर को हम देखेंगे कि कौन कौन यूज करते हैं। तो स्टार्टिंग जो 3 होता है ना, इसी को यूज करते हैं। बाकी जो जो रेस्ट स्मॉल फिंगर और 4 फिंगर होता है उसको हम लोग मोड़ कर रखते हैं। बाकी 3 को इस तरफ परपेंडिकुलर रखते हैं, ये थंब को, अंगूठा को, और 4 फिंगर को तर्जनी जिसे कहते हैं, और हमारा मिडिल फिंगर को इस तरह परपेंडिकुलर रखेंगे कि तीनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री कोण है। तो हमारा जो देखेंगे कि अंगूठा क्या डिनोट करता है, तो जो अंगूठा है ना, जो चालक की गति जो अंगूठा हमारा होता है, जो एक तरह से बल चालक पर जो गति है, या जो चालक पर लगने वाले जो बल होता है उसको डिनोट करता है। तो ये हम इसको क्या लिख देते हैं, जो हमारा अंगूठा होता है ना, चालक पर लगने वाले फोर्स, तो इसको बल को डिनोट करता है, ठीक है। जो हमारा जो 4 फिंगर होता है वो क्या डिनोट करता है, तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करता है, बल क्षेत्र। और तीसरा जो होता है मिडिल फिंगर, वो हमारा धारा को डिनोट करता है। ये हमारा क्या हो गया, धारा हो गया। तो बल, क्षेत्र, धारा, यही 3 को डिनोट करता है। तो वही बात करते हैं कि फ्लेमिंग के बायां हाथ नियम। तो बाएं से हो गया बल,
याद रखना है, अगर बायां हो गया तो बायां से हो गया बल, तो बल को डिनोट करने वाला कौन होता है, फ्लेमिंग के फर्स्ट नियम होता है, तो बल की दिशा डिनोट करेगा फ्लेमिंग के फर्स्ट नियम। वही बात करते हैं कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल क्या डिनोट करता है, तो राइट हमने दायां, दायां से हो गया दिशा, किसका दिशा, तो करंट की दिशा, धारा की दिशा। तो धारा की अगर करंट की दिशा की बात करते हैं तो फ्लेमिंग के सेकेंड जो रूल है दायां हस्त नियम, वो हमारा धारा की दिशा को डिनोट करता है। तो ये हमारा था 2। उसके बाद और भी जो नियम होते हैं, मैक्सवेल के स्क्रू का नियम होता है, साथ ही साथ दाहिना हाथ का अंगुष्ठ नियम होता है, तो इसके बारे में आपको देखना चाहिए। उसमें क्या होता है कि चारों अंगुली होता है उसको मोड़ लेते हैं और अंगूठा को जो हमारा जो यहाँ देख सकते हैं फिगर में दिखाते हैं कि जो हमारा दाहिने हाथ का जो अंगुष्ठ का नियम क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर अंगूठा को अगर पार लेते हैं, हमारा अंगूठा हो गया, ठीक है, हमारा अंगूठा हो गया, बाकी हमारा जो फिंगर हो गया, तो तो बाकी जो फिंगर को क्या है हमको मोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा अंगूठा निकला हुआ है, अब बाकी फिंगर को हमने क्या हो गया बेंड कर लिए, मोड़ लिए। तो चुंबकीय क्षेत्र जो बाकी जो हमारा रिमेनिंग फिंगर हो गया जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर मोड़ेंगे, तो जो अंगूठा हमारा जिस डायरेक्शन में निकलेगा ना वो हमारा धारा की दिशा को दिखाएगा। ये हमारा जो रूल होता है ना, दाहिने हाथ का अंगुष्ठ नियम होता है, इसे कहा जाता है अंगुष्ठ नियम। अंगुष्ठ अंगुष्ठ नियम कहा जाता है, दाहिने हाथ का अंगुष्ठ नियम। तो मेन जो नियम होता है जो फ्लेमिंग का होता है, लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल होता है। तो दोस्तों हमारा जो ये था 15 फिजिक्स का क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो पदार्थ की अवस्था कौन सी होती है, पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में बात करेंगे, जो पूछ रहा है कि भांति द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, क्या सॉलिड है, द्रव है, गैस है या प्लाज्मा है। तो हम पदार्थ की जो पांचों अवस्था होती है उसके बारे में देखेंगे। पहले लोग पदार्थ की 3 ही अवस्था पढ़ते थे, लेकिन अभी जो पदार्थ की हमारे टोटल 5 अवस्थाएं मिल गई है। तो पहला क्या होता है, ठोस होता है, सॉलिड हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है, द्रव होता है। फिर हमारा क्या होता है, गैस होता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, प्लाज्मा हो गया। और पांचवा क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, बोस आइंस्टीन बी सी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट BEC होता है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करते हैं कि क्या क्या निश्चित होता है, तो ठोस में क्या होती है ना, इसकी जो वॉल्यूम होती है ना निश्चित होती है, शेप भी क्या होता है, निश्चित होता है, दोनों क्या होती है, निश्चित होता है। वही बात करते हैं, कांस्टेंट यहाँ लिख दिए। अगर द्रव की बात करते हैं तो वॉल्यूम तो ये क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन शेप जो होती है ना, शेप या साइज या वो निश्चित नहीं होता है, डज नॉट के कांस्टेंट। अगर बात करते हैं गैस के लिए तो भी कांस्टेंट नहीं होता है, इसको वॉल्यूम को इधर उधर कर सकते हैं, कंप्रेस करके टेम्परेचर को घटा बढ़ा के, और साथ ही साथ इसकी जो शेप होती है वो भी क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। वही बात करते हैं हम प्लाज्मा की, इसकी जो वॉल्यूम होती है वो भी ये भी निश्चित नहीं होती है, और इसका शेप भी निश्चित नहीं होता है। तो ठोस तो लोग जान जाता है, ठोस है, द्रव है, गैस है। प्लाज्मा के बारे में समझेंगे कि प्लाज्मा क्या होती है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों प्लाज्मा के बारे में हम यहाँ देखते हैं कि जब किसी गैस को ज़्यादा डिग्री C पर गर्म करते हैं, जैसे कोई गैस है, ठीक है, तो गैस को अगर हम गर्म कर लेते हैं, कितना अगर देख लेते हैं 6000, तो 6000 से लगभग 10,000 केल्विन, तो ये हमारा 6000 हो गया, 10,000 केल्विन तक अगर किसी गैस को गर्म करते हैं या 30,000 केल्विन तक गर्म करते हैं, तो एक जो इसकी अवस्था होती है ना, गैस आयनित अवस्था में हो जाती है। क्या होती है, गैस आयनित हो जाता है। आयनित मतलब कि आयन के रूप में एक तरह से ये सेपरेट हो जाता है। तो जब आयनित गैस हो जाती है ना, तो ये जो गैस हो जाएगा एक तरह से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे क्या हो गया, आयनित अवस्था में गैस हो गया। जैसे इसको कहाँ देखने को मिलता है, तो सूर्य में। तो सूर्य में क्या होती है, सूर्य जो होती है ना, हीलियम के हाइड्रोजन और हीलियम का गोला होता है, वहाँ जो टेम्परेचर लगभग 6000 से 10,000 तक लगभग केल्विन लग जाता है। तो वहाँ पर गैस क्या होती है, आयनित अवस्था में होती है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो गैस की क्या होती है, वॉल्यूम निश्चित नहीं होती, शेप भी निश्चित नहीं होती है। और वही जब क्या होती है, ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म हो जाता है, तो हमारा क्या होता है, प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस जो प्लाज्मा स्टेट को किसने दिया था, तो इसको विलियम क्रुक्स ने दिया था। इसको जो देने वाला कौन था, तो लिखेंगे विलियम विलियम क्रुक्स विलियम क्रुक्स ने दिया था। ये हमारा विलियम क्रुक्स ने कब दिया था, तो ये 1879 ईस्वी में दिए थे। विलियम क्रुक्स ने प्लाज्मा स्टेट के बारे में बताए थे। दोस्तों अब हम बात करते हैं पदार्थ की पश्चिमी अवस्था के बारे में कि पश्चिमी अवस्था क्या होता है। तो पश्चिमा अवस्था क्या हो गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, ठीक है, कंडेंसेट होता है। तो ये क्या होता है कि जब कोई पदार्थ को कम घनत्व वाला होता है और कम ताप पर इसको ठंडा करते हैं ना, तो उससे क्या है
कि एक तरह से रेडिएशन निकलती है, तो एक तरह से फोटोन निकलता है। तो उस जो अवस्था होती है ना, उस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि किसी पदार्थ को कितना ठंडा करना है, तो उसको कितना ठंडा करना है, -273.15 डिग्री अगर ठंडा करना है यहाँ तक, तो वो क्या आती है ना, तो हमें जो एक अवस्था मिलती है वही हमारा पदार्थ की पश्चिमी अवस्था होती है। तो वो जो टेम्परेचर बहुत दूसरा एग्जाम में पूछा जाता है कितना होता है, तो -273.15 डिग्री सी टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर पर अगर किसी को ले जाया जाता है तो उससे अलग ही रेडिएशन निकलती है। इस अवस्था को हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कपूर का जलना किस प्रकार का परावर्तन है। तो यहाँ देखेंगे कि जो बोल रहा है कि बर्निंग ऑफ कपूर इज वाइट टाइप ऑफ द चेंज। तो दोस्तों जितना भी एक तरह से जलना होता है ना, सारे एक तरह से रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे मोमबत्ती का जलना हो गया, अगरबत्ती का जलना हो गया, खाने का पचना हो गया, लकड़ी का जलना हो गया, लोहे पर जंग लगना हो गया, इसको रिवर्स रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे जो परिवर्तन होती है एक तरह से रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि जलने में क्या होती है ना, तो रिएक्शन करता है। जो कपूर होता है, जो मटेरियल होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करने के बाद क्या है, वो हमारा जो बनाया देगा एक तरह से अलग चीज़ बनेगी। तो वो हमारा जो कपूर का जो जलना होगा एक तरह से रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसमें काफ़ी एक तरह से कन्फ्यूजन होता है, कुछ कुछ लोग इसको बोलते हैं कि ये भौतिक परिवर्तन है, लेकिन एक्चुअली में अगर देखेंगे तो ये रासायनिक परिवर्तन में ही आता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन जो है कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। कहने का मतलब कि हु प्रपोज द प्लम पुडिंग मॉडल। तो हमने केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था, जितने भी मॉडल होते हैं वो सारे का डिस्कस हमने किया था। तो दोस्तों प्लम पुडिंग क्या होती है, जो एक तरह से जो हमारा जो तरबूजा मॉडल होता है, जिसे कहा जाता है कि जो हमारा जो तरबूज हम देखते हैं, प्लम जो खाते हैं, इसमें क्या होता है, सीड्स होती है। ठीक है, सीड्स होती है, सीड्स को उन्होंने पॉजिटिव माना, और बाकी जो फल हो गए ना उसको एक तरह से नेगेटिव माना। तो यहाँ देखते हैं कि सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा जो सीड्स होती है ना, उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन माना, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग में मॉडल दिया था जो हमारे कौन थे, थॉमसन साहब ने। तो उनका जो मानना था कि जो ये हमारा इसको इरेज करते हैं, तो ये हमारा हो गया, इसमें जो सीड्स हो गई ना, जो हमारा ये रेड वाला पोर्शन हो गया, इसमें जो सीड्स हो गई, तो उन्होंने उनको इलेक्ट्रॉन माना कि जितने भी सीड्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होगी, सीड्स को उन्होंने बोला। और जो हमारा जो रेड वाला जो भाग हो गया, तो रेड वाले भाग को उन्होंने क्या बोला, पॉजिटिव है। तो रेड वाला जो भाग हो गया पॉजिटिव पोर्शन हो गया, और बाकी हमारा सीड्स हो गया जो नेगेटिव भाग हो गया। तो ये जो प्लम पुडिंग जो मॉडल देने वाले कौन थे, थॉमसन साहब थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया, जे थॉमसन हो गया। उसके बाद और भी मॉडल देने वाले कौन थे, तो हमारा जॉन डाल्टन साहब थे, जिनके अकॉर्डिंग कहना था कि परमाणु क्या अविभाज्य है। लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूट गया, तो उनकी थ्योरी गलत हो गई साबित। उसके बाद रदरफोर्ड ने प्रयोग किए थे, तो उन्होंने एक सोने के पन्नी पर पन्नी से गुजारा था, वहाँ से उन्होंने पता चला कि जो हमारा कोई परमाणु है उसके बीच में कुछ धनावेशित कण है, क्योंकि हीलियम के जो हमारा जो किरण है, जो हीलियम के जो नाभिक जो होते हैं उसके स्वरूप किरण को भेजा था, तो बहुत सारे किरण रिफ्लेक्ट हो गए थे और कुछ जो पास हुए थे। इसके आधार पर उन्होंने पता किया था। फिर बोर-बोरी ने भी दिया था, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है क्या होती है, 2n स्क्वायर होती है। तो इसके बारे में बताया। और भी मॉडर्न हमारा मॉडल आया था, तो मॉडल के बारे में हमने अच्छा से डिस्कस किया था, आप वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि एवोगाड्रो संख्या के मान किसके बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि एवोगाड्रो संख्या क्या होता है। तो एवोगाड्रो संख्या क्या होता है कि मोल, एक तरह से एक मोल में या जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणु अणुओं या आयनों की जो संख्या होती है ना एक मोल में, वही हमारा क्या होता है, एवोगाड्रो संख्या होती है। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, एन नॉट से डिनोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है, जो पूछा जाता है, 6.022 गुने 10⁻23 क्या होती है। इसको लिख सकते हैं, आयंस लिख सकते हैं, प्रोटॉन्स लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं, आयंस लिख सकते हैं। तो ये हमारा इतना पार्टिकल्स होता है। यहाँ देखेंगे कि क्या होता है, तो एक ग्राम में परमाणु, 1 मोल पदार्थ में कण, 1 किलोग्राम में, 1 लीटर में, 1 किलोग्राम लीटर, तो ऐसे कट गया। तो जो 1 मोल में होती है ना, 1 मोल में कितना कण है, कण में क्या हो जाएगा, परमाणु आ जाएगा, हमारा अणु हो जाएगा, आयन आ जाएगा। तो ये सारे हमारा एवोगाड्रो संख्या के बराबर होते हैं। जैसे क्वेश्चन में आते हैं कि 88 ग्राम CO2 में हमारा कितने मोल होगा, कितना एवोगाड्रो संख्या होगा, कितना इसमें परमाणु होगा। तो यहाँ देखते हैं कि CO2 में कितना अणु होगा। यहाँ एक अणु है, एक अणु में कितना परमाणु है, 2 है, 3 परमाणु है। यहाँ 3 परमाणु है और एक अणु है। तो यहाँ CO2 का द्रव्यमान 44 होता है। तो 88/44 करेंगे तो हमको 2 मोल मिल जाएगा। तो यहाँ 2 मोल मतलब यहाँ हमारा हो जाएगा 2
इंटू एन नॉट, मतलब ये हमारा इतना हमारा अणु हो जाएगा। वही परमाणु की बात करते हैं तो इसको 3 से गुना करेंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आयनिक बंधन का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि आयनिक बंधन का निर्माण, और यहाँ पर ऑप्शन में हमारा क्या क्या दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से होता है, या इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होता है, या परमाणु का आपसी टक्कर से होता है, या न्यूक्लियस के आपसी आकर्षण से होता है। तो जनरली जो हम लोग यूज करते हैं बॉन्ड, एक होता है आयनिक बंधन होता है, यहाँ लिखेंगे आयनिक आयनिक बंधन होता है। और दूसरा क्या होता है, सहसंयोजक बंधक होता है, ससंयोजक ससंयोजक संयोजक बंधन होता है। एक और होता है जो उप सहसंयोजक बंधन होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। पहले दो के बारे में बात करते हैं। तो आयनिक बंधन क्या होता है कि आयनिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक तरह से आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, आदान प्रदान होगा, आदान प्रदान प्रदान, तो मतलब कि क्या हो गया कि हम लिए और जितना हम लिए हैं तुमसे हम उतना देंगे। तो यही हमारा आदान प्रदान होता है। एक क्या होता है कि शेयरिंग होता है, शेयरिंग मतलब साझा करना, शेयरिंग करके काम चला लेता है। तो हमारा क्या होता है, सहसंयोजक बंधन होता है। अब इसके बारे में अच्छा से देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे एग्जांपल में लेते हैं NaCl ले लेते हैं, NaCl ले लेते हैं। तो Na के क्या होता है, परमाणु संख्या 11 होती है, तो 2 8 10 1 11 हो गया। क्लोरीन के क्या होता है, 17 होता है, तो 2 8 और 7 17। तो क्या है कि ये संतुष्ट होने के लिए क्या होता है कि इनर्ट गैस जैसा परमाणु प्राप्त करना है। तो 2 8 1 है, अगर 1 हटा लेते हैं तो ये 2 8 इनर्ट गैस बन जाएगा। उसी तरह इसके बाद 7 है, अगर इसको 1 मिल जाए तो ये भी क्या होगा, 2 8 8 इनर्ट गैस जैसा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा कि ये इसके सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा, तो ये बच जाएगा। इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो एक का पॉजिटिव की संख्या बढ़ गई, तो यहाँ Na प्लस हो जाएगा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन Na दे दिया है तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, मतलब 7 था तो 8 हो जाएगा। तो ये संतुष्ट हो गया, मतलब ये हमारा जो हमारा इनर्ट गैस होता है उसकी कंडीशन को प्राप्त कर लिया। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को दिया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई कितना, 1 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ 1 माइनस लगा दिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता तो प्लस 2 लिखते हैं, और 2 लेता तो -2 लिखते हैं। तो चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग हुआ है तब Na प्लस Cl माइनस, Cl को 1 इलेक्ट्रॉन मिला है तो Cl माइनस लिखेंगे। तो यही हमारा क्या होता है, आयनिक बंधन होता है। लेकिन अगर बात करते हैं हम यहाँ कि हाइड्रोजन की बात करते हैं, H2 में बात करते हैं, H2, तो H2 की परमाणु संख्या 1 होती है, ठीक है। तो 1 है तो 1 संतुष्ट नहीं है, इसे 1 और चाहिए तभी संतुष्ट होगा, क्योंकि 2 हीलियम इनर्ट गैस है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ लिखेंगे हम H को लिखेंगे, यहाँ H को लिखेंगे। इसके पास क्या है, एक मान लें कि इलेक्ट्रॉन इसका 1 ले लिए, इसका इलेक्ट्रॉन को हम लोग कटकुट से डिनोट कर लिए, ठीक है। तो ये कैसे संतुष्ट होगा, तो इसको संतुष्ट करने के लिए क्या होगा, ये ऐसे करेगा ये, ठीक है। तो इसको क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, संतुष्ट बन गया, हो गया। उसी तरह इसको ऐसे करेंगे, मतलब इसको भी 2 मिल गया, मतलब एक एक के दोनों अगर शेयरिंग किया तो दोनों एक तरह संतुष्ट हो गया। तो इसी को कहते हैं हम लोग सहसंयोजक बंधन, या जिसे कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। इसे कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। इसे कहा जाता है आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि शेयरिंग के लिए हो गया, ट्रांसफरिंग के लिए हो गया, तो शेयरिंग के लिए हो गया कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। ट्रांसफरिंग के लिए क्या हो गया, आयोनिक बॉन्ड हो गया। और वही क्या होता है ना, यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ पर होता है, साथ ही साथ शेयरिंग होता है, तो हमारा उप सहसंयोजक होता है। उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि उप सहसंयोजक बंधन मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। तो इसमें क्या होता है ना कि जब एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है तो ऐसे बंधन का निर्माण इस उप सहसंयोजक बंधन कहलाता है। जैसे अगर वाटर की एग्जांपल लेते हैं, H2O के एग्जांपल लेते हैं, या SO2 के एग्जांपल लेते हैं, तो ये सारे कंडीशन में क्या होता है कि उप सहसंयोजक बंधन होता है। जैसे यहाँ H2O की बात करते हैं, तो H2 में क्या होती है, 2 हाइड्रोजन होता है, 1 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो 1 हाइड्रोजन हो गया, 1 इधर हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन क्या होती है, 8 होता है, तो 2 और 6 हो गया, तो लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, 6 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 2 ऊपर हो गया, 2 नीचे हो गया, 1 इधर हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसका ऐसे लिख लिए। तो इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन को संतुष्ट होना होगा तो कैसे होगा, ये ऐसे होगा, संतुष्ट हो जाएगा। ये भी एक तरह से संतुष्ट हो गया। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन देने का काम जो कर रहा है सिर्फ ऑक्सीजन ही कर रहा है, और कोई नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन एक ही परमाणु जब इलेक्ट्रॉन देने का प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, तो इसे उप सहसंयोजक कहा जाता है। और ऑक्सीजन हमारा 2 कमी है, तो ये हमारा यहाँ से कमी पूरा कर लेगा। तो ये हमारा जो एक तरह से बंधन बना दिया, हमारा उप सहसंयोजक बंधन बना दिया। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि एसिटिलीन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या क्या होगी, इसके बारे में पूछ रहा है। देखिए, तो ये हमारा बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। तो जो कार्बनिक यौगिक होती है उसमें देखें कि एसिटिलीन क्या होती है, इसके कितने बंधन होते हैं, इसके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। तो जो संतृप्त यौगिक होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक संतृप्त होता है, सेचुरेटेड होता है, एक अनसेचुरेटेड होता है। तो जो सेचुरेटेड होता है उसमें आते हैं एथेन आते हैं, फिर जो अनसेचुरेटेड होता है उसमें
क्या होता है, एथीन आता है, एथीन, और एथाइन आता है, ये थाइन होता है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, ये फार्मूला होता है। इसका जो सूत्र होता है CnH2n, ये होता है एथीन का, इसका होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो यहाँ एसिटिलीन पूछना मतलब दो का बात हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला लिखने क्या हो जाएगा, तो C2 लिखेंगे, C2 लिखेंगे, फिर H2, तो 2n, तो 2 दूनी 4 में से 2 घट गया, तो कितना बचेगा, C2H2 बचेगा। अब इसी को क्या करेंगे, हमको लिखना है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। तो दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि एसिटिलीन जो होती है उसमें देखेंगे कि क्या होती है सिग्मा बॉन्ड, क्या होती है पाई बॉन्ड। इसमें एथेन की अगर बात करते हैं तो हमारा जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पर लिखेंगे, ये भी आपको ध्यान देने वाली बात होती है, जो काफ़ी लिखने में मायने रखता है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को। ये सिंगल बॉन्ड हो गया, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया कंसेप्ट। कार्बन होता है जो हमेशा 4 परमाणु से कैसे घिरा रहता है, 4 बॉन्ड से घिरा रहता है, तो ये हमारे एसिटिलीन को ही एथाइन कहते हैं। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला का हो गया, C2 हो गया, H2 हो गया, जब इसको लिखेंगे तो C333, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ये वाला फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, CnH2n-2 को फॉलो कर रहा है। तो इसमें जो हमारा 3 बॉन्ड तो पूरा हो गया, एक बॉन्ड और कार्बन को बच रहा है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड लगा लेंगे, यहाँ पर एक बॉन्ड और लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा एक बॉन्ड में, यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि हमारा सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, कितना होगा, पाई बॉन्ड कितना होगा। तो दोस्तों आपको ट्रिक यहाँ ध्यान देने जो बात है कि जो सिग्मा बॉन्ड मतलब सिग्मा में साहेब जी हमेशा आते हैं। तो सिग्मा की अगर बात करता है तो साहेब जी याद रखिए कि साहेब जी हमेशा आएंगे, तो साहेब जी हमेशा एक ही होते हैं। जैसे यहाँ एक सिग्मा हो गया, ठीक है, यहाँ भी एक सिग्मा हो गया, यहाँ भी एक सिग्मा हो गया, इस प्रकार सिग्मा का जो टोटल संख्या हो गया 3 सिग्मा हो गया। जो पाई बॉन्ड होते हैं ना, वो सिग्मा छोड़कर जितने जो बच जाते हैं वो हमारा पाई बॉन्ड हो जाता है। तो यहाँ तो एक ही था बॉन्ड जिसमें सिग्मा हो गया, यहाँ एक ही था जिसमें सिग्मा हो गया, लेकिन जो बचा यहाँ पर ट्रिपल था, तो इस ट्रिपल में एक ही सिग्मा हुआ ना, बाकी जो 2 बच गया, तो 2 हमारा क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। तो कहने का मतलब हो गया कि एसिटिलीन में हमारा 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हो गया। ये इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था। तो रेडियोधर्मिता क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो वैसे तत्व जिसकी परमाणु क्रमांक, अगर किसी तत्व का परमाणु जो क्रमांक है, परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर अगर ग्रेटर देन 82 आ जाए, ग्रेटर देन 82 से ऊपर वाले जितने तत्व है, 90 हो गया, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, 92 हो गया, 90 हो गया, 110 हो गया, तो 82 से जितने एबव है सारे क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। अब रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, तो ऐसे तत्व जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन का निष्कर्षण करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, सब रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। अब अल्फा बीटा गामा, यहाँ एक और कंसेप्ट है, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 तो रेडियो एक्टिव तत्व हो गया। साथ ही साथ अगर न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन का जो रेशियो होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बटे किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो अगर 1.5 से ज़्यादा हो गया, तो सारे जो तत्व हो जाएंगे रेडियो एक्टिव तत्व हो जाएंगे। तो ये जो रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं अल्फा बीटा और गामा का निष्कर्षण करते हैं, मतलब निकालते हैं, इससे निकलता है। तो अल्फा किसके बराबर होता है, अल्फा अगर एक कण निकल जाए तो कितने की हानि होती है उसके द्रव्यमान में, कितने उसके परमाणु संख्या में। उसी तरह अगर बीटा निकल जाए तो कैसा कि उसका इफेक्ट पड़ता है द्रव्यमान और परमाणु संख्या पर, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो जो अल्फ़ा होती है, जो अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, अल्फ़ा एक तरह से हीलियम नाभिक जैसा होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा अगर निकलता है किसी एटम से, तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाती है, क्योंकि हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। और वही एटॉमिक अगर मास की बातें करते हैं तो 4 कमी हो जाती है, -2 -4। ठीक है, उससे बीटा की अगर बात करते हैं, तो बीटा की अगर बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर बीटा अगर निकलेगा तो उसके एटॉमिक नंबर में क्या हो जाएगा, एक वृद्धि हो जाएगी, +1 हो जाएगी। एटॉमिक मास में क्या हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा, नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, नो चेंज लिखते हैं, नॉट एप्लीकेबल Na। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, नॉट एप्लीकेबल होगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। वही गामा की बात करते हैं तो गामा के निकलने से कोई चेंज, एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होगा और एटॉमिक मास में भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब वही हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमारा जो अल्फ़ा होती है उसकी भेदन क्षमता के बारे में बात करेंगे। तो भेदन क्षमता मतलब होती है जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, जो सबसे ज़्यादा जिसकी स्पीड होगी उसी का पेनिट्रेटिंग पावर होगा। तो जैसे ये जो हमारा गामा होती है उसकी स्पीड c मतलब प्रकाश के वेग के बराबर होती है। इसकी जो वेग होती है ये हो गया 8 हो गया, और वही बीटा की वेग होती है जो प्रकाश के वेग के 9/10वां भाग होती है। इसका जो 1/10वां भाग होती है c होती है प्रकाश के वेग का। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर की बात करते हैं, पेनिट्रेटिंग पावर PP।
तो सबसे ज़्यादा किसका होगी, गामा की होगी, उसके बाद बीटा की होगी, उसके बाद अल्फा की होगी, सबसे ज़्यादा गामा का होगा। वही बात करते हैं कि अगर आइसोलेशन भी आयनाइजेशन मतलब आयनन विभव की बात करते हैं या फोटोग्राफी के प्लेट पर प्रभाव की बात करते हैं, तो बाकी आयनन विभव हो गया मतलब आयनोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, तो वो उसमें सबसे हमारा अल्फा ज़्यादा रहेगा, बीटा रहेगा, तब गामा रहेगा। या अगर बात करते हैं फोटोग्राफी प्लेट पर इफेक्ट की बात करते हैं तो अल्फा ही ज़्यादा होगा, बीटा उससे कम होगा और गामा सबसे कम हो जाएगा। तो विधन क्षमता में सबसे ज़्यादा गामा होती है, बाकी सब चीज़ में अल्फा ज़्यादा होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि यहाँ ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इसके बारे में तो दोस्तों दो ही कंसेप्ट होता है कि एक तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखेंगे हम अगर आ जाए कि लॉस LOSS लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ दो AOSS आ रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण हो गया। वही बात करते हैं अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इसमें हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन मतलब अवकरण हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, ये वाला किसका होगा, रिडक्शन का हो जाएगा, अवकरण का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन सा जो पदार्थ है जो टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। यहाँ देख सकते हैं कि टिंडल प्रभाव को कौन सा पदार्थ दर्शाएगा, विच सब्सटेंस शो द टिंडल इफेक्ट। तो दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे पहले टिंडल प्रभाव क्या होता है और जो टिंडल प्रभाव कौन सा विलयन दर्शाता है। तो अगर हम बात करते हैं विलयन के बारे में बात करते हैं तो विलयन हमारा क्या होता है, विलयन सबसे पहले यहाँ लिखते हैं। तो विलयन जो तो हमारा होता है दो तरह का होता है, एक तो हो गया समांगी विलयन, समांगी जिसे कहा जाता है होमोजेनियस सोल्यूशन कहा जाता है, एक होता है विषम मांगी, विषम मांगी कहा जाता है जिसे हेटेरोजेनियस कहा जाता है। तो समांगी हो गया कि जिसमें वैसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ एक दूसरे में 100% घुला हो, मतलब जैसे पानी में नमक का एक तरह से विलयन हो गया, अगर पानी और नमक का अगर विलयन लेते हैं तो पानी नमक का जो विलयन हो गया दोनों क्या हो गया, समांगी मिश्रण हो गया। वही अगर बात करते हैं विषमांगी में तो इसमें दो टाइप्स होता है, एक तो होता है कोलाइडी होता है, कोलाइडी हमारा जो होता है विषमांगी का टाइप होता है कोलाइड विलयन, ठीक है। सेकंड क्या होता है, निलंबन होता है, निलंबन, ठीक है। तो कोलाइडी का जो साइज होता है कण का लगभग क्या होता है 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁹ मीटर तक होता है, 10⁻⁹ मीटर तक होता है। वही बात करें निलंबन का तो 10⁻⁷ मीटर से एक तरह से बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है। तो कोलाइडी थोड़ा छोटा होता है, निलंबन तो सबसे बड़ा होता है जो आंखों से दिखता है, और विलयन का होता है तो सबसे छोटा होता है 10⁻⁻, और नीचे जाएगा 10 एक तरह से 10 के आसपास चला जाता है मीटर, क्योंकि माइनस में है ना, तो जितना माइनस रहेगा उतना छोटा होगा। तो 10 हो गया, 7 से 9 हो गया, और -7 से बड़ा हो गया, तो निलंबन होता है। तो जितने भी कोलाइडी विलयन होते हैं वो हमारा टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। अब यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो समांगी मिश्रण में क्या हो गया, पानी और नमक हो गया, उसी तरह चीनी और पानी हो जाएगा। लेकिन कोलाइडी की अगर बात करते हैं तो कोलाइडी में क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, तो कोलाइडी में एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो जितने भी मिल्क होते हैं या मिल्क से जो बना हुआ जो पदार्थ हो गया वो सारे जो कोलाइडी का एक तरह से एग्जाम्पल होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं दूध हो गया, पनीर हो गया, दूध पनीर, उसके बाद शहद हो गया, जितना भी गाढ़ा चीज़ हो गया, ये सारे जो एग्जाम्पल होते हैं जो हमारा कोलाइडी का होता है। पेंट हो गया, तो और इसमें अगर बात करते हैं अगर अभी निलंबन में जिसका कण का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसमें जो कौन सा हो जाएगा, नंदी का एक तरह से गंदा पानी हो गया, गंदा पानी हो गया। या हम कह सकते हैं कि जो हमारा वायुमंडल में धूल कण होता है ना, धूल कण, ये जो दिखता है गंदा पानी में दिखता है कि गंदा है, धूल कण में दिखता है आँख से, वही निलंबन हो गया। दूध पनीर पेंट शहद ये सारे क्या हो गया, हमारा कोलाइडी का एग्जाम्पल हो गया। जैसे क्रीम भी ले लेते हैं तो ये हमारा कोलाइडी हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि जो पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कि कौन सा जो पदार्थ है विच सब्सटेंस शो द टिंडल इफेक्ट, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्योर वाटर तो होगा नहीं क्योंकि हमारा आंखों से दिख नहीं सकता, हवा हो गया नहीं होगा, मिल्क, जो मिल्क से जितना जो हमारा जमा पदार्थ बनता है वो हमारा टिंडल इफेक्ट को दर्शाता है, एक तरह से अपारदर्शी जैसा होता है, जैसे हमारा दूध पनीर शहद पेंट क्रीम। अब यहाँ नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि चार्ल्स के नियम में कौन सा स्थिरांक या कांस्टेंट रहता है। तो दोस्तों पिछला बार जो सेप्टेम्बर 10 था उसमें भी पूछा गया था कि चार्ल्स के नियम में से रिलेटेड बॉयज़ के नियम पूछा गया था, यहाँ हमने चार्ल्स का नियम लेकर आए हैं। तो देखते हैं कि चार्ल्स के नियम क्या होता है। जो गैस की जो नियम होती है ना, लगभग 5 नियम होती है, तो पहला सभी नियम का यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे बॉयल्स नियम लिखेंगे, बॉयल्स लॉ होती है BOYLE, बॉयल्स लॉ होती है। नेक्स्ट होता है चार्ल्स का नियम होता है CHARL से चार्ल्स लॉ होता है। नेक्स्ट क्या होता है गेल-लुसाक लॉ होता है। और नेक्स्ट हमारा क्या होता है एवोगाड्रो लॉ होता है, एवोगाड्रो लॉ होती है, ठीक है।
अभी हम शॉर्ट में देखेंगे कैसे इसको हमेशा याद रखें। तो हमेशा भी से स्टार्ट करना है। तो बायस का नियम होती है भी का होता है प्रोपोर्शनल 1/P होती है, प्रेशर होती है। नेक्स्ट का होता है चार्ल्स के नियम में भी प्रोपोर्शनल टी होती है। गेलुसैक की अगर बात करते हैं तो भी प्रोपोर्शनल टी होती है, ठीक है। एवोगाड्रो की अगर बात करते हैं भी प्रोपोर्शनल एन होती है, ठीक है। उसी में और भी होता है हमारा डाल्टन ला होती है जो Pt बराबर P1 P2 प्लस P3 होती है। तो इसमें हमने सबसे पहले यहाँ लिखते हैं आदर्श गैस के नियम में क्या होती है, Pv बराबर क्या होती है, nRT होता है, nRT। तो इस इक्वेशन के यूज करके हम पता करेंगे कि कौन कांस्टेंट होने वाला है। तो बायस ला क्या होता है, भी प्रोपोर्शनल 1/P होती है, मतलब भी और P का यूज हो रहा है। तो यहाँ भी और P का जब यूज हो गया, भी और P का यूज हो गया तो बचने वाला को है T, क्योंकि N और R कांस्टेंट रहता है तो T हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर बाल्स लिए के नियम की बात करते हैं तो T कांस्टेंट होगा। उसी तरह अगर चार्ल्स ला में चलते हैं तो भी और T का यूज हो गया, भी और T का यूज हो गया तो P कांस्टेंट होगा। वही गेलुसैक में बात करते हैं तो भी और T का यूज हो गया, भी और T का, तो बचेगा कांस्टेंट P कांस्टेंट होगा। तो इसी तरह हमारा एवोगाड्रो ला होती है, उसमें भी आई एन, तो भी आई एन हो गया तो बाकी हमारा P और T को कांस्टेंट रखा जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि चार्ल्स ला में कौन सा कांस्टेंट होगा, चार्ल्स मीन्स भी एन टी, तो बच गया P, मतलब दबाव प्रेशर हमारा कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि मिथाइल ऑरेंज में अम्लीय समाधान में एक तरह से साधन में किस रंग को संकेत करेगा, वाट कलर डज में मिथाइल ऑरेंज शो इन एसिडिक सोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, तीन वो एक तरह से सूचक होता है, एक तो लिटमस होता है, एक मेथिल ऑरेंज होता है, एक फिनॉल्फथैलीन होता है, फिनॉल्फथैलीन होता है। तो इसके बारे में हम तीनों को देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिटमस पत्र लिखते हैं, लिटमस, फर्स्ट में लिटमस हो गया। सेकंड में लिखेंगे मेथिल ऑरेंज, क्या हो गया, मेथिल ऑरेंज के बारे में लिखेंगे। और थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, फिनॉल्फथैलीन हो गया, फिनॉल्फथैलीन, जो सभी एग्जाम में कॉम्पिटेटिव जितने भी एग्जाम में सब में पूछा जाता है कि इसमें देने पर क्या हमारा एक तरह से इंडिकेट करेगा। तो सबसे पहले हमारा यहाँ जो लिखेंगे पहला जो हमारा एसिडिक हो जाएगा, तो पहला एसिडिक में देखेंगे, फिर यहाँ देखेंगे बेस में क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ फिर साल्ट में क्या आ रहा है, लवण में क्या इफेक्ट आ रहा है, साल्ट में लिखेंगे यहाँ पर ये साल्ट। तो अगर लिटमस पत्र को एसिड में डालते हैं, अम्ल में डालते हैं तो क्या कैसा रंग आएगा, तो एसिड को में अगर डालने पर हमको जो मिलने वाला जो कलर होता है, जो नीला को लाल कर देता है, ये हमको लाल करेगा। जो भी नीला डालेंगे उसको लाल कर देगा लिटमस को। अगर हम बेस में डालते हैं तो लाल को क्या करेगा, नीला करेगा, बेस क्या करेगा, नीला करेगा। इसमें क्या है कि कोई चेंज नहीं होगा, नो परिवर्तन होगा। वही मेथिल ऑरेंज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा अगर उसको एसिड में डालते हैं तो मेथिल ऑरेंज में लाल हो जाएगा। यहाँ लाल से स्टार्ट किए, फिर लाल हो गया, उसका लाल हो गया, इसमें क्षार में पीला देगा, इसमें क्या हो गया, नारंगी देगा। आपको याद रखना तीनों को काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे का एग्जाम हो, किसी का एग्जाम हो, डीआरडीओ को एक न एक पूछ ही लिया जाता है कि मेथिल ऑरेंज, फिनॉल्फथैलीन, लिटमस पत्र इसके विलयन में कैसा इफेक्ट डालेगा। वही फिनॉल्फथैलीन की अगर बात करते हैं तो हमारा अगर एसिड में डालते हैं उसको तो रंगहीन शो करेगा, रंगहीन शो करेगा, कोई कलर नहीं शो करेगा, ये हमारा क्या हो गया, कलरलेस हो गया। वही बात करते हैं इसमें कि हमारा क्षार में तो क्या होगा, हल्का गुलाबी लाइट पिंक होता है, इसमें हो जाएगा हल्का, ये हमारा हो गया हल्का गुलाबी, लाइट पिंक हो जाएगा, हल्का गुलाबी, ठीक है, हल्का गुलाबी हो गया। वही बात करते हैं हम, अगर हम लवण में बात करते हैं तो कैसा रंग शो करेगा, तो इसमें रंगहीन, कोई कलर नहीं, ये हमारा आ जाएगा रंगहीन होगा। तो ये हमारा हो गया लिटमस में, मेथिल ऑरेंज में और फिनॉल्फथैलीन में के डालेंगे अलग अलग तो हमको कैसा कलर शो करेगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन था कि मेथिल ऑरेंज को अम्लीय साधन में रखा जाता है, मतलब इसको अम्लीय में रखेंगे तो लाल शो करेगा, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आधुनिक आवाज़ सारणी किसने दिया था। तो आधुनिक आवाज़ सारणी के बारे में बात करेंगे और पूरा एक तरह से आवाज़ सारणी की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम चारों जो हमारा पहले डॉबे-राइनर साहब ने दिए थे, न्यूलैंड साहब ने दिए थे, फिर मेंडलिच ने दिए थे, फिर मोस्ली ने दिए थे। तो सबके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। डॉबे-राइनर क्या हो गया, डॉबे-राइनर पहला जो आवाज़ सारणी डॉबे-राइनर ने दिए थे। जो सेकंड जो दिए थे न्यूलैंड से, क्या थे, न्यूलैंड साहब ने दिए थे, ठीक है। सेकंड जो दिए थे मैंडलिफ ने दिए थे, और जो फोर्थ दिए थे मोस्ली साहब ने दिए थे। तो जो तीनों जो आवाज़ सारणी है जो ऊपर ये वाला, ये सभी क्या होते हैं, मास डिपेंडेंट होते हैं, मतलब अनुभार के एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग दिए थे। लेकिन ये जो लास्ट वाला था जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से दिया गया था, ये जो दिया गया था आवाज़ सारणी 1817 में दिया गया था। न्यूलैंड साहब का जो दिया गया था 1866 में दिया गया था। मेलिफ साहब का 1869 में दिया गया था। और ये जो सबसे अभी करंट 1913 में दिया गया था। जो मैं हमारा डॉबे-राइनर जो दिए थे एक तरह से जो दिए थे, क्या दिए थे, ये त्रिक नियम दिए थे, मतलब कि जो तत्व थे उनको
तीन तत्वों को एक साथ रखे थे, जो तीन तत्वों में से जो सेकंड जो था ना वो दोनों के एवरेज के बराबर था। जैसे इसमें जो हमारा एक तरह से जो तत्व थे, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम का एक तरह से पेयर बनाए थे, लिथियम सोडियम, ये हमारा लिथियम हो गया, ये हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो जो सोडियम का जो मास था, जो लिथियम और पोटेशियम के मास के भार के औसत था, उसी तरह क्या था, कैल्शियम था, ऑस्टोनशियम था और बेरियम था। उसी तरह क्या था, क्लोरीन था, Cl हो गया और ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। एक तरह से ट्रिक नियम, ट्राइट्स जो नियम दिए थे, त्रिक का जो नियम दिए थे, कौन दिए थे, डोवेडाइनर दिए थे। उस समय कितना तत्व था, मात्र 53 तत्व था उन्होंने जो दिए थे उस समय, अवध उस समय। लेकिन जब न्यूलैंड साहब आए तो उन्होंने अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम क्या हो गया, सारे गामा पादा निसा, मतलब कि उनका जो हर एक तरह से जो 8वां तत्व था जो उनके पहले तत्व से मेल खा रहा था, ऐसा करके वो कुछ अवध दिए थे। तो उन्होंने अष्टक का नियम दिया था। अष्टक नियम दिए कौन, अष्टक जो नियम दिए थे, ऑक्टेट रूल, वो हमारा न्यूलैंड साहब ने दिए थे। उस समय जो तत्व कितना ज्ञात था, तो उस समय मात्र 56 तत्व था, 53 से कितना हो गया, 56 हो गया था। ठीक है, उन्होंने अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड साहब ने, क्योंकि 8वें तत्व का जो गुण था पहले तत्व से मैच कर रहा था, ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। और नेक्स्ट हमारा था मेंडलीव का अवध 1869 में दिए थे। उस समय जो ज्ञात जो तत्व था 63 ज्ञात तत्व था, और उस समय जो हमारा आवर्त था 7 आवर्त था, जो आज भी 7 आवर्त है। और उस समय जो वर्ग की संख्या मात्र 9 थी, जो ग्रुप थी ना, 9 हमारा वर्ग था। ये हमारा जो मेलिफ साहब ने दिए थे। लेकिन आज जो मोस्लेम साहिब है, जो एटॉमिक मास नंबर के बेस पर आधारित है, इस समय जो तत्व अभी है टोटल 118 तत्व ज्ञात है, 118 तत्व ज्ञात है, जिसमें आज 7 क्या है, आवर्त है। 7 आवर्त हो गया, जिसे पीरियड कहा जाता है। और जो हमारा टोटल 18 वर्ग है। तो ये हमारा आवर्त सारणी के बारे में पूरा डिटेल्स था। तो हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी देने वाले जो वैज्ञानिक थे कौन थे, तो मुस्लिम साहिब थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं कि एलपीजी में सुरक्षा के किस कारणों के कारण ये हमारा कौन सी यौगिक को मिलाया जाता है ताकि इसे सुगंधित बनाया जाए, मतलब विच कंपोनेंट एडेड टू एलपीजी फॉर सेफ्टी टू गिव द डिटेक्टेबल स्मेल। तो इसमें कौन सा यूज करते हैं दोस्तों, इथाइल मरकैप्टन का यूज करते हैं। कभी भी मिथाइल मरकैप्टन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिथाइल मरकैप्टन जहरीला होता है, इथाइल मरकैप्टन हमारा जहरीला नहीं होता है। जैसे शराब पीते हैं तो मिथाइल एल्कोहल जहरीला होता है, जो क्लिनिक में यूज करते हैं, हॉस्पिटल में। लेकिन इथाइल अल्कोहल लोग ड्रिंक करते हैं, तो हमेशा इथाइल अल्कोहल है जो क्लिक करना रहता है। इथाइल मरकैप्टन यहाँ यूज करते हैं। उसे जो पेट्रोलियम जो होती है एक तरह से संगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है, उसकी कोई गंध नहीं होती है, तो कैसे पता लगाएं कि वो लीक हो रहा है, तो हम एक यौगिक मिलाते हैं इथाइल मरकैप्टन, जिससे पता चल जाता है। तो दोस्तों जो एलपीजी होती है ना, इसमें क्या होती है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एलपीजी होता है ना, तो इसमें क्या होती है, तो क्या होता है, एक तरह से नॉर्मल ब्यूटेन होता है, प्लस आइसोब्यूटेन होता है। एक तरह से आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है एलपीजी नॉर्मल और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है हमारा एलपीजी में क्या है कि हमारा इसमें ब्यूटेन होता है। और जो हमारा मिथाइल मरकैप्टन, इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है C2H5, ये हमारा SH होता है, जो एक तरह से हम देख सकते हैं कि सल्फर का मिश्रण होता है। ये हमारा S5 हो गया, H5 और S में इसका हो गया सल्फर हो गया, ये हमारा सल्फर होता है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि बर्जेलियस ने किस सिद्धांत का योगदान दिया था, यहाँ हमारा क्वेश्चन पे आ गया है। तो यहाँ देखेंगे हम, तो बर्जेलियस के बारे में पूछ रहा है। हमारा देख सकते हैं इथाइल मरकैप्टन का सूत्र क्या था, C2H5 हमारा SH था। तो बर्जेलियस के बारे में यहाँ पर है कि बर्जेलियस ने व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन डिड द बर्जेलियस मेक इन केमिस्ट्री। तो बर्जेलियस ने क्या दिए थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो दिए थे रासायनिक प्रतीकों, केमिकल सिंबल और सूत्रों को, एक तरह से केमिकल सिंबल के बारे में बताए थे, बर्जेलियस ने बताए थे। दोस्तों इन्होंने बताया था कि जैसे मान लें कि हमारा आवर्त सारणी में जो तत्व होते हैं सोडियम लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ सोडियम लिख दिए, तो सोडियम का प्रतीक कैसे दिया जाता है, तो यहाँ पर 2 हमारा सोडियम लिखते हैं SO, तो सोडियम, तो इसकी जो केमिकल जो आती है, हमारा जो लैटिन नेम होती है नाइट्रियम होती है, NaTrium होती है, तो यहाँ से 2 अक्षर ले लिए हैं, तो इसको कहते हैं हमारा एक तरह से इसका सिंबल बना दिए बर्जेलियस साहब ने। तो जो सिंबल देने का काम किए थे बर्जेलियस साहब ने दिए थे। उसी तरह हमारा हीलियम हो गया, हीलियम को जैसे HELium लिखते हैं, तो डायरेक्ट इसका लैटिन नेम होता है, तो 2 अक्षर ले लिए, तो एक तरह से सिंबल देने का काम किए थे। साथ ही साथ इन्होंने बताया था कि जो कार्बनिक यौगिक होती है, जो एक तरह से जैव शक्ति का जो सिद्धांत जो दिए थे, वो हमारा कौन दिए थे, बर्जेलियस साहब ने दिए थे। इनका मानना था कि कार्बनिक यौगिक केवल प्राकृतिक स्रोत से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, कृत्रिमी रूप से नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन इनका एक चेला था जिसका नाम था वोहलर साहब ने क्या किया था कि
कुछ यौगिक था उसको गर्म करके प्रयोगशाला में चले गए थे, एक तरह से दूसरा जगह उसे ध्यान से हट गया था। तो कुछ देर के बाद उन्हें पता चला कि एक नया यौगिक बन गया है। तब वो हमारा जो यौगिक था अमोनिया साइनाइड से यूरिया बन गया था। तो इससे उनको एक तरह से थ्योरी गलत साबित हुआ था, उनके चेला ने ही साबित किया था। अब नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है कि वनस्पति तेल से घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो विच कैटलाइज यूज टू कन्वर्ट द वेजिटेबल ऑयल इनटू द घी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा हम उत्प्रेरक करते हैं, निकेल का यूज करते हैं। इसे क्या किया जाता है, हाइड्रो। तो दोस्तों जो वनस्पति तेल से घी बनाने की प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है हाइड्रोजनेशन कहा जाता है, या हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। ये होता है हाइड्रोजेनेशन कहा जाता है। इसे हिंदी में कहा जाता है हाइड्रोजीनीकरण कहा जाता है। इसमें निकेल का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान का जो जनक कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु जो एक तरह से अरस्तु थे, इनका जो शिष्य था जो सिकंदर था, और जंतु जगत का जो एक तरह से जनक है उन्हें अरस्तु को कहा जाता है। तो दोस्तों अरस्तु ने क्या है कि एक पुस्तक का लिखा था, उसका नाम क्या है, हिस्टोरिया ऑफ एनिमलियम। क्या है इसका पुस्तक का नाम, इनका क्या है, हिस्टोरिया ऑफ एनिमलियम। ये जो पुस्तक था उसमें उन्होंने 500 जंतुओं का जिक्र किया था। तो इसलिए इनको जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। उसी तरह बात करते हैं कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो थियोफ्रेटस का कहा जाता है। थियोफ्रेटस जो थे उन्होंने हमारा जो वनस्पति विज्ञान का जनक उन्हें कहा जाता है। उसका जो पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ प्लांटूम था। तो ये एक तरह से कंसेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की लंबी कोशिका के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होने वाला है, पहला क्या है, हृदय की मांसपेशियाँ हो गया, त्वचा की कोशिका हो गया, न्यूरॉन्स हो गया। तो जो न्यूरॉन्स होती है ना, हमारा जो शरीर के सबसे लंबी कोशिका होती है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा न्यूरॉन्स। न्यूरोसी इज द करेक्ट आंसर। अब हम इसमें देखेंगे और भी कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। ये तो हो गया लंबी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अगर बात करते हैं, तो बड़ी कोशिका की अगर बात करते हैं बड़ी कोशिका की, तो वो क्या होता है, अंडाणु होता है। अंडाणु जो एक तरह से फीमेल में पाया जाता है। अगर बात करें मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन हो गया। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका ये हो गया। छोटी कोशिका की बात करेंगे, छोटी कोशिका, ठीक है। छोटी कोशिका तो होती है कौन, शुक्राणु होती है। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ जो हमारा जो न्यूरॉन होती है, जो दोनों फीमेल मेल दोनों में पाया जाता है, जो एक तरह से मस्तिष्क में पाया जाता है, जो एक तरह से लंबी कोशिका है। लेकिन बड़ी कोशिका होती है जो फीमेल में होती है, जो प्रजनन में सहायक होता है। छोटी कोशिका होती है जो सबसे जो मानव शरीर की शुक्राणु होती है, जो मेल में पाया जाता है और जनन में सहायक होता है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा किसे कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। विच एक तरह से इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो विच सेल इज कॉल्ड द पावर ऑफ द हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो किसी एक तरह से ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होने वाला माइटोकॉन्ड्रिया होने वाला है। तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है, जो एक तरह से श्वसन में सहायक होता है। और श्वसन से क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। तो ऊर्जा जब बन जाएगा तो हमें क्या देगा, एक तरह से वही हमारा एक तरह से पावर हाउस हो जाएगा। और भी दोस्तों इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और भी इसमें जो कोशिका के कई सारे पार्ट्स होता है जो एक तरह से कोशिका को निर्वहन में सहायक होता है। जैसे गोल्जी काय, तो गोल्जी काय के बारे में बात करते हैं, जो एक तरह से भोज्य पदार्थों का एक तरह परिवहन में सहायता करता है, या एक तरह से कह सकते हैं यातायात ही में सहायक करता है। कौन होता है, गोल्जी काय, या इसे कहा जाता है गोल्जी बॉडी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी कहा जाता है। तो एक तरह से परिवहन में सहायक होता है, परिवहन में सहायक होता है। जितना ट्रांसपोर्ट का काम करना है गोल्जी बॉडी करता है। वही कहते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम का क्या करना काम होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण, राइबोसोम। तो राइबोसोम होता है जो प्रोटीन के संश्लेषण करता है। और भी क्या होता है इसमें, लाइसोसोम होता है। तो लाइसोसोम क्या होता है, एक तरह से एंजाइम होता है। जैसे कोई कोशिका होता है जो काम नहीं करता किसी ऊतक के अंदर, तो इसके अंदर एक एंजाइम होता है जो फट जाता है और एक तरह से उसके अंदर के जो कोशिका होता है उसको मार देता है। इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट होता है जो बार बार पूछता है, वो क्या होता है, तारकाय होता है। तारकाय मतलब कहा जाता है सेंट्रोसोम कहा जाता है, सेंट्रोसोम। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सिर्फ जंतु कोशिकाओं में एक तरह से कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो
जो तरकाय का जो मेन काम होता है ना, ये हमारा कोशिका विभाजन में सहायक होता है, क्योंकि पादप में जो कोशिका विभाजन होता है सेल प्लेट से होता है, ठीक है, सेल प्लेट से होता है। लेकिन अगर बात करते हैं हमारा जंतु में, तो जंतु में कोशिका विभाजन कौन करता है, तो तरकाय करता है, सेंट्रोसोम करता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट हमारा दोस्तों यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं कि 34 नंबर क्वेश्चन, कोशिका विभाजन सेल डिवीजन की प्रक्रिया में कौन सहायक होता है, तो विच स्ट्रक्चर सेट द प्रोसेस सेल डिवीजन। तो यहाँ सेल मेम्ब्रेन हो गया, राइबोसोम हो गया, सेंट्रियोल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया सेंट्रियोल हो जाएगा, मतलब तरकाय हो गया। सेंट्रोसोम भी कहा जाता है, इसे कहा जाता है सेंट्रोसोम भी कहा जाता है, इसे हिंदी में कहा जाता है तारक काय। ये क्या होता है ना, अगर जंतु की बात करते हैं तो सेंट्रोसोम करता है, लेकिन अगर पादप की बात करते हैं तो सेल प्लेट करता है, वहाँ कोशिका के विभाजन सेल प्लेट से होता है। ये जो सेंट्रोसोम होती है ना, तरकाई मानव मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, इसीलिए जब किसी को चोट लगती है तो वहाँ पर न्यूरॉन एक फिक्स होता है, वो चोट अगर दिमाग में लगती है तो वहाँ लोग एक तरह से ज़्यादा इफेक्ट होता है, ज़्यादा दिक्कत होती है। न्यूरॉन अपने आप को सेल डिवीजन नहीं कर पाता है, मर गया तो मर गया, अगर मानव मस्तिष्क का न्यूरॉन मर गया तो मर गया, मतलब वो फिर से उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि बहुत कम चांस रहता है हमारा सेल डिवीजन होना। लेकिन वही लीवर की बात करते हैं तो लीवर में सेल डिवीजन कोशिका बहुत पाई जाती है, मतलब सेंट्रोसोम बहुत पाया जाता है, कुछ भी हो जाए तुरंत गेन कर लेता है। तो ये हमारा सेंट्रोसोम हो गया जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है, पादप में सेल प्लेट होता है। अब देखते हैं कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है। यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि जो कोशिका विभाजन कितने तरह का तरीका से होता है। तो जो जनरली कोशिका जो विभाजन होता है 3 तरीका से होता है। एक होता है, क्या होता है, हमारा असूत्री विभाजन, जिसे कहा जाता है माइटोसिस कहा जाता है। दूसरा होता है समसूत्री, जिसे माइटोसिस कहा जाता है। तीसरा होता है अर्धसूत्री, जिसे मायोसिस कहा जाता है। तो तीनों को हम यहाँ लिखेंगे। पहला होता है माइटोसिस, माइटोसिस, ठीक है। दूसरा क्या होता है, हमारा होता है माइटोसिस, माइटोसिस, ठीक है। तो तीसरा क्या होता है, मियोसिस होता है, मियोसिस होता है, ठीक है। ये माइटोसिस को हिंदी में कहा जाता है असूत्री कहा जाता है, असूत्री विभाजन कहा जाता है। इसे हिंदी में कहा जाता है समसूत्री कहा जाता है, समसूत्री कहा जाता है। ये हमारा समसूत्री हो गया, समसूत्री। इसे कहा जाता है अर्धसूत्री, इसे कहा जाता है अर्धसूत्री, ठीक है। तो अब इसके तीनों के डिफरेंस के बारे में समझेंगे क्या होता है। तो पहला में क्या हो गया कि हमारा पहला है कि माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस होता है जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े में पाया जाता है, जो एक तरह से प्रोक्रियोटिक होता है। प्रोक्रियोटिक मतलब क्या हो गया कि जो अविकसित हो गया, जो एक तरह से हमारा बहुत छोटा सूक्ष्म जीव हो गया, जिसे हम आँख से नहीं देख सकते हैं। जितना भी सूक्ष्म जीव हो गया ना, ये हमारा प्रोक्रियोटिक होता है। इसमें जो होता है विभाजन होता है कोशिका का, ये हमारा एक असूत्री विभाजन होता है, ये माइटोसिस होता है। लेकिन बात करते हैं समसूत्री विभाजन किस में होता है। तो समसूत्री विभाजन होता है जैसे हमारे शरीर में, मानो जितने भी जंतु होते हैं, जंतु के शरीर में समसूत्री होता है। मतलब अगर मान लें कि जनन कोशिका को छोड़कर, तो जनन कोशिका को छोड़कर जितने भी शरीर में विभाजन होगा, जैसे मान लें किसी को चोट लग गया, सम इसका हो गया बराबर, जैसे जितना मरा है उतने डेवलप लेगा, तो ये हो गया समसूत्री हो गया। तो कहने का मतलब हो गया कि मान लें कि 50 कोशिका मर गया है शरीर में, तो 50 ही उत्पन्न होगा, 50 उत्पन्न हो जाएगा, जितना सम बराबर। तो इसमें क्या होता है कि दोनों ही एक तरह से डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में रहते हैं, तो जितना ये मरा है उतना डेवलप ले लेगा। हमारा जो जितने भी शरीर में टूटा फूटा कार्य को संपादन होता है, मतलब किसी को चोट लग गया, किसी को कट गया, फट गया, तो ये सब चीज़ें में जो हमारा जो कौन सा सहायक होता है, समसूत्री हो गया। चोट लग गया हो, कट गया है, टूट गया है, तो उसमें कोशिका का जो प्रभावित होता है ना, ये हमारा समसूत्री उसको गेन करता है, मैनेज करता है। असूत्री की बात करते हैं तो जनन में, तो जनन में जितना भी जनन में एक तरह से जनन का मतलब हो गया जो प्रोडक्शन होता है, जिसमें शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों जो भाग लेते हैं ना, असूत्री विभाजन के रूप में भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जनन में क्या होती है, टोटल 24 चाहिए। तो जो हमारे शुक्राणु से जाता है तो 12 जाता है, पुरुष से जाएगा, और 12 लेगा फीमेल से लेगा, तो 12 एक तरह से मिलाकर होता है। टोटल एक तरह से ये जोड़ा 24 जोड़ा होता है, लेकिन टोटल कितना होता है, 48 होता है, ठीक है। तो 48 हमारा होता है, 24 कौन लेगा, किससे लेगा, मेल से, और 24 फीमेल से लेगा। तो ये जो जनन में सहायक कौन होता है, सूत्री विभाजन होता है, जो शुक्राणु अंडाणु में सिर्फ पाया जाता है। बाकी जो जितने भी शरीर में शुक्राणु अंडाणु को छोड़कर बाकी शरीर में जितनी चोट लग गया, कट गया, फट गया, ये जंतु में हमारा जो होता है समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है। ये माइटोसिस क्या होता है, सूक्ष्म जीव में होता है, कीड़े मकोड़े छोटे मोटों में। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा जो यहाँ देख सकते हैं कि पौधों में अस्क्लेरेनकाइमा का क्या कार्य है। अस्क्लेरेनकाइमा के यहाँ कार्य के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अस्क्लेरेनकाइमा इन प्लांट। सहारा और मजबूती देना, प्रोवाइड द सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, पानी का प्रबंधन करना, पोटेशियम का भंडारण करना, प्रकाश का संश्लेषण करना। तो ये जो पौधों का जो हमारा कोशिका है उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि जो पादप में जो कोशिका से क्या बनता है, उत्तक बनता है। तो जो पादप में जो उत्तक होता है 2 तरह के होता है। यहाँ पे देखते हैं पादप उत्तक के बारे में।
पादप ऊतक के बारे में यहाँ देख लेते हैं, जो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो जो ये जो पादप ऊतक को डिवाइड करते हैं, दो भाग में पहले डिवाइड करते हैं। एक तो परमानेंट होता है, एक क्या होता है परमानेंट, परमानेंट टिश्यू लिख लेते हैं। एक होता है क्या मेरिस्टेमेटिक होता है, क्या होता है मेरिस्टेमेटिक होता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक होता है। परमानेंट को अस्थाई हिंदी में कहते हैं, ये अस्थाई वाला हो गया। ये विभाज्योतक होता है, इसे हिंदी में कहा जाता है विभाज्योतिकी इसके हिंदी में कहा जाता है। तो जो परमानेंट टिश्यू होती है ना, इसको हम पहले क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो जो परमानेंट टिश्यू को हम लोग करते हैं एक सरल और एक तरह से जटिल में करते हैं। तो ये हमारा सरल हो गया, सरल को कहते हैं सिंपल कहते हैं। और एक होता है जटिल, जटिल को कहते हैं कम्प्लेक्स। ये क्या होता है, सिंपल टिश्यू हो गया और एक हो गया कम्प्लेक्स टिश्यू हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों सरल के बारे में देखते हैं। तो सरल ऊतक 3 तरह के होते हैं। एक क्या होता है PCS, आपको याद करना होगा, PCS याद करना होगा, जो एक तरह से काफ़ी ट्रिक चीज़ है, आसानी से याद होगा। PCS बनना है हमको, PCS है। कम्प्लेक्स में कौन होता है, जाइलम होता है, जाइलम हो गया। और ये फ्लोएम होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो PCS क्या होता है, इसे पेरेनिकाइमा कहा जाता है, ए कोलेरेनिकाइमा कहा जाता है और AS कोलेरेनिकाइमा कहा जाता है। तो पेरेनिकाइमा हो गया। पेरेनिकाइमा को हिंदी में क्या कहा जाता है, आप लोग लिख सकते हैं। तो पेरेनिकाइमा जो होती है, जिसे मृदु ऊतक कहा जाता है, इसे कहा जाता है मृदु ऊतक कहा जाता है। इसे जो कोलेनिकाइमा होता है, जिसे स्थूल कोन कहा जाता है, और नेक्स्ट हमारा होता है जो दृढ़ ऊतक होता है, जिसे स्क्लेनिकाइमा कहा जाता है, जिसे दृढ़ नाम से ही है, दृढ़ ऊतक कहा जाता है। ए पेरेनिकाइमा, कोलेनिकाइमा, स्क्लेनिकाइमा, ठीक है। तो पेरेनिकाइमा क्या काम है इसका देखेंगे। तो जो पेरेनिकाइमा होती है एक तरह से जड़ में पाया जाता है, तना में पाया जाता है, छाल में पाया जाता है, लंबी कोशिकाओं में पाया जाता है। वही बात करते हैं कोलिनिकाइमा। तो कोलिकाइमा जो दोस्तों पाया जाता है एक तरह से जो पत्ती हो गया, फल हो गया, वृंत हो गया, जैसे एक ये हमारा क्या जड़ तना में पाया गया। लेकिन ये हमारे जैसे कोई हमारा वृक्ष है, इसमें जो अगर कोई डांग हो गया या कोई ब्रांच हो गया या कोई फल लगा हुआ है, यहाँ से ब्रांच से एक एंगल पर होता है, तो एंगल में कोलिनिकाइमा। तो कोलिनिकाइमा एक तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है तना के लिए, पत्ती के लिए, फल के लिए। वही दृढ़ता की बात करते हैं स्क्लेनिकाइमा का, तो एक तरह से मजबूती प्रदान करता है। तो मजबूती प्रदान करने वाला हमारा कौन होता है, स्क्लेनिकाइमा होता है। वही जाइलम में क्या होता है, जितना भी एक तरह से पानी का परिवहन करना। फ्लोएम का क्या होता है, एक तरह से भोजन का परिवहन करना हमारा फ्लोएम काम करता है। अब इसमें हम बात करते हैं कि विभाज्य ऊतक क्या होता है। तो विभाज्य ऊतक के बारे में यहाँ देखेंगे कि इसमें कौन कौन से हमारा ऊतक आते हैं। तो इसमें भी जो ऊतक होते हैं टोटल 3 तरह के होते हैं। एक होता है एपिकल होता है, दूसरा होता है इंटेक्युलरी होती है। तो इसमें दोस्तों 3 टाइप जो हो गए, पहला लिख देंगे यहाँ एपिकल लिख देते हैं, एपिकल जो एक तरह से लंबाई बढ़ाता है, एपिकल हो गया लंबाई बढ़ाता है, जिसे शीर्ष विभाज्य ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शीर्ष विभाज्य ऊतक कहा जाता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इंटेक्युलरी, INTERCALARY, इंटेक्युलरी कहा जाता है, जिसे अंतर्वेशीय कहा जाता है, अंतर्वेशीय कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये लंबाई का हाइट के बढ़ाने में सहायक होगा। ये होता है जो शाखा को बढ़ाने में सहायक होगा, शाखा जितना भी ब्रांच हो गया ना, शाखा को बढ़ाने में सहायक कौन होता है, ये हमारा अंतर्वेशीय होता है। ये हमारा हाइट, HEIGHT हाइट को बढ़ाने में सहायक होगा। तीसरा की बात करते हैं लैटरल होता है। तो लैटरल के बारे में देखेंगे, लैटरल का क्या काम होता है। तो यहाँ तीसरा जो हम लिखने वाले हैं लैटरल, LATERA, लैटरल मतलब पार्श्व मतलब मोटाई को बढ़ाएगा। ये हमारा एक तरह से जो भी इसकी मोटाई है, मोटाई जैसे शाखा को बढ़ गया, लंबाई बढ़ गया, तो इसको मोटाई भी तो बढ़ना चाहिए, इतना से इतना बड़ा मोटा होना चाहिए। जैसे पेड़ क्या होता है, पहले लंबा होता है, फिर शाखा फैलाता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, मोटाना चालू होता है। तो इसमें 3 तरह के विभाज्य ऊतक पाया जाता है, एपिकल होता है, इंटेक्युलरी होता है, लेटरल होता है, मतलब शीर्ष विभाज्य ऊतक होता है। पहला हो गया जो हाइट बढ़ाएगा, इंटेक्युलरी जिसे अंतर्वेशीय कहते हैं, जो शाखा बढ़ाएगा, और तीसरा लेटरल होता है पार्श्व, जिसे मोटाई बढ़ाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि बाइनोमियल में द्विपद नामकरण किसने दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजी में कि द्विनाम पत्ती किसने दिया था, हुई तो प्रपोज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये क्या होता है। तो ये एक तरह से इसके बारे में समझते हैं कि द्विनाम पत्ती देने वाला भी जो वैज्ञानिक थे लिनियस थे, इनके द्वारा एक तरह से क्या दिया गया था, जैसे मानव मनुष्य है, ठीक है। तो अगर मनुष्य की बात करते हैं तो इनका जो एक तरह से हम लोग का जो नाम है, वैज्ञानिक नाम है क्या है, होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस है। तो यहाँ पर क्या हो गया, होमो हो गया, सेपियंस हो गया, यहाँ 2 नाम से बना हुआ है। अब यहाँ देखिए कि होमो क्या हो गया, सेपियंस क्या हो गया। तो होमो हो गया जो हमारा वर्तमान का जाति है, एक तरह से वर्तमान जाति होमो हो गया हमारा। सेपियंस क्या हो गया, तो सेपियंस
पूर्वज एक तरह से, या वंश, जो हम लोग सेपियंस के वंशज हैं। तो ये हो गया वंश हो गया, ये जाति हो गया। तो ये जो एक तरह से जो लैटिन नेम है, जो एक तरह से वैज्ञानिक नेम है, वो एक तरह से द्विनाम पद्धति जो दिए थे, कौन से, कालियस लिनियस थे। इनका एक तरह से कारनामा दिया गया था। और भी जैसे मटर का होता है, मटर का हम लोग जो नाम पीसम सैटिवम रखते हैं। धान हो गया जिसे ओरेजिया सटिवा होता है। इसी तरह हर जंतु का, प्लांट का एक तरह से वैज्ञानिक नाम दिया गया है, जो एक तरह से दो नाम से लिया गया, उसके वंश और एक जाति से लिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हिरार्ची के बारे में पूछा जाता है कि एक तरह से उनका क्रम पूछा जाता है। तो यहाँ लिखते हैं कि क्या हो गया, हिरार्ची, HIRACHY। हिरार्ची के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमने जो फार्मूला एक तरह से बनाया था, एक तरह से ट्रिक याद करने के, कि जगत के संग चलो। क्या हो गया, जगत के संग चलो। यहाँ हो गया संग चलो, ये हो गया जगत के संग चलो। वर्ग के गण बनो, वर्ग के गण बनो। और कुल वंश जाति, ये हमारा ट्रिक था याद करने के। जगत के संग चलो, वर्ग के गण बनो, कुल वंश जाति। तो जगत को इंग्लिश में कहा जाता है किंगडम कहा जाता है, किंगडम, ठीक है। वंश, संघ को कहा जाता है फाइलम कहा जाता है, PHYLUM, फाइलम कहा जाता है। वर्ग को कहा जाता है क्लास कहा जाता है। और गण को कहा जाता है ऑर्डर कहा जाता है इंग्लिश में। और कुल को कहा जाता है फैमिली कहा जाता है। कुल को फैमिली कहा जाता है, हमारा फैमिली हो गया। वंश को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो जेनस कहेंगे, GUNUS, जेनस। और जाति को तो सब लोग जानते हैं, स्पेसिस होता है, या कास्ट, FESPCIES, स्पेसिस होता है। तो ये हमारा एक तरह से याद करने का तरीका हो गया। जगत के संग चलो, वर्ग के गण बनो, कुल वंश जाति। और द्विनाम पति किसने दिया, कालिनियस लिनियस ने दिए थे। अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि सरीसृप के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। तो सरीसृप के जो हृदय होते हैं उसमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं। अब यहाँ दोस्तों देखते हैं कि 2 चैम्बर किसमें पाया जाता है। तो 2 चैम्बर जो पाया जाता है दोस्तों, ये हमारा मछली में पाया जाता है। जो मछली होता है ना, फिश, वो सब में 2 चैम्बर होता है। 3 चैम्बर उभयचर में पाया जाता है। उभयचर या एक तरह से जो सरीसृप होता है, एम्फीबियन, इसे कहा जाता है इंग्लिश में एम्फीबियंस में हमारा 3 चैम्बर्स होता है, या रेप्टाइल में हमारा 3 चैम्बर होता है। वही 4 चैम्बर की बात करते हैं तो जितना भी ह्यूमन हो गया या हमारा बर्ड्स हो गया, इस सारे में 4 चैम्बर्स होता है। जिसमें 4 चैम्बर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा हॉट ब्लडेड हो जाएगा। और जिसमें 3 चैम्बर होगा वो हमारा कोल्ड ब्लडेड हो जाएगा, उससे कम चैम्बर वाला। तो वार्म ब्लड कहते हैं या कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। तो 4 चैम्बर वाला क्या हो गया, वार्म ब्लडेड हो गया। बाकी जो हो गया ये सब कोल्ड ब्लडेड हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ईचर ने पौधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था। अब इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम देखते हैं कि ईचर ने पौधों का वर्गीकरण कैसे किया था, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो ईचर के बारे में हम सबसे पहले समझ लेते हैं अच्छी से कि ईचर ने कैसे वर्गीकरण किया था। तो यहाँ पर सबसे लिखते हैं EICHER, ईचर के अकॉर्डिंग पौधों का वर्गीकरण। तो अगर पादप जगत यहाँ लेते हैं, पादप जगत के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने एक तरह से कैसे किया था वर्गीकरण। तो पौधों का वर्गीकरण जो किया था, एक फूलों के आधार पर किया था या बीजों के आधार पर किया था। तो यहाँ पर देखते हैं 2 तरह से उन्होंने लिखा था, एक तो क्रिप्टोगेम्स लिखा था, एक फिनेरोगम लिखा था। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लिखते हैं हम क्रिप्टोगेम्स, CRYPTOGAME, क्रिप्टोगेम हो गया। और दूसरा हमारा हो गया फिनेरोगेम हो गया, PHANERO, फिनेरोगेम हो गया। दूसरा फिनेरोगेम हो गया। इससे कहा जाता है कि अपुष्पोदी, मतलब जिसमें पुष्प ना लगा हो, तो हो गया अपुष्पोदी हो गया पौधा। ये हो गया जाके पुष्पोदी मतलब जो पुष्प लगने वाला हो गया। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि जो हमारा अपुष्पोदी होता है, जो 3 भागों में डिवाइड होता है। तो यहाँ देखेंगे 3 भाग कौन कौन होता है। एक हमारा कौन होता है, एक हमारा थैलोफाइटा होता है, एक होता है थैलोफाइटा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, ब्रायोफाइटा होता है। तो दूसरा के बारे में हम लिखेंगे ब्रायोफाइटा, BRYOPHYTA, ब्रायोफाइटा। एक होता है हमारा टेरिडोफाइटा, ये हमारा हो गया टेरिडोफाइटा, ठीक है। अब इसके बारे में डिफरेंस को समझेंगे। जो थैलोफाइटा होता है सबसे बड़ा पादप समूह होता है। इसमें क्या होता है, शैवाल पाया जाता है, शैवाल हो गया, जितने भी कवक हो गया, जितने भी लाइकेन हो गया, सब इसमें पाया जाता है। इसमें जो हमारा जड़, तना, पत्ती कुछ नहीं पाया जाता, मतलब सब एक ही गो में होते, पता नहीं चलेगा। जैसे हमारा गांव में जो लगा रहता है छोटा छोटा जो हमारा घास होता है, जो
तो हमारा थैलेफाइटा होता है, जिसमें पता नहीं चलता है कि इसमें तना भी है, पत्ती भी है, सब एक ही को में लगता है कि एक ही है। प्रोफाइटा होता है, इसमें थोड़ा सा विकसित होता है, थोड़ा सा विकसित होने की कोशिश किया, इसका एडवांस वर्जन होता है, लगता है कि हाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो। लेकिन जो टेरिडोफाइटा होता है इसमें विकसित होता है लेकिन फल नहीं लगता है। जो हमारा जो तना होती है, जो लंबा होता है, जैसे धान में लग जाता है, जो फल नहीं पाया जाता है लेकिन छोटा छोटा बीज होता है। इसमें बीज जो जनन होता है बीजाणु द्वारा होता है। जो हमारा पुष्प जिसमें नहीं लगता है उसमें बीजाणु द्वारा जनन होता है, छोटा छोटा जो होता है ना वो हमारा बीजाणु होता है। इसमें तना पाया जाता है, पत्ता पाया जाता है, और लेकिन फूल फल नहीं लगता है। अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं कि पुष्पोदी मतलब हमारा जो जिसमें फूल लगता हो, तो इसमें क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म होता है और एंजियोस्पर्म होता है। तो यहाँ इसमें क्या होता है, दो टाइप होता है। जिम्नोस्पर्म क्या हो गया, GYMNO जिम्नो स्पर्म होता है। एक होता है कि एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है। तो ये जिम्नोस्पर्म में क्या होती है ना, जो हमारा जो ये जिम्नोस्पर्म को कहा जाता है नग्न बीजी कहा जाता है, नग्न नग्न बीजी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो बीज लगते हैं ना, जो बाहर दिखता है, जैसे इतने पहाड़ी इलाका में जो होते हैं ना, नग्न बीजी होता है। ये होता है जो हमारा नग्न बीजी नहीं होता है, आवृत्ति बीजी होता है। ये जो बीज लगते हैं फल के अंदर लगते हैं, इसमें फल फूल सब लगता है लेकिन बीज बाहर हो जाता है, इसमें बीज हमारा अंदर होता है। तो ये हमारा डिफरेंस होता है। जो आवृत्ति बीजी होता है जो एक तरह से दो तरह से होता है, एक बीजपत्री होता है और एक तरह से द्विबीजपत्री होता है। तो ये एक तरह से हमारा पूरा एक तरह से पादप जगत का वर्गीकरण हो गया। आप डीपली से किताब से पढ़िए, बाकी हम ओवरव्यू बता दिए हैं। तो इसमें हम देखेंगे ईचर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने पौधों का वर्गीकरण जो किया था फूलों और बीजों के आधार पर किया था। करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है जो लास्ट है कि जीवन की उत्पत्ति के संबंध में भौतिक रासायनिक सिद्धांत किसने दिया था। यहाँ देखते हैं कि ये जो थ्योरी काफ़ी पूछा जाता है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में भौतिक रासायनिक सिद्धांत किसने दिया था। तो ये जो सिद्धांत दिए थे एक तरह से AI ओपेरियन ने दिए थे, अलेक्जेंडर ओपेरियन ने दिए थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में काफ़ी सिद्धांत दिए थे लोगों ने। जैसे एक और सिद्धांत वायरल होता है लैमार्क का सिद्धांत, लैमार्क का सिद्धांत। इनका मानना था कि जो चीज़ को ज़्यादा यूज करते हैं वो ज़्यादा एक तरह से अगले पीढ़ी में विकसित होकर आता है, लैमार्क का सिद्धांत। जैसे उन्होंने वो बोला था कि जो हमारा जो ऊँट होती है या जो जिराफ होते हैं उसकी गर्दन काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि वो लोग पहले पत्ता खाते थे। लेकिन बाद में इनका थ्योरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं। बाद में उन्होंने बताया कि कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई। लेमार्क ओपेरियन साहब ने केमिकल और एक तरह से फिजिकल चीज़ों के यूज करके इन्होंने अपना एक तरह से बुक लिखा था। उस बुक का नाम था द ऑरिजिन ऑफ लाइफ लिखा था। तो बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है कि द ऑरिजिन ऑफ लाइफ किसने लिखा था। तो वो जो लिखे थे अलेक्जेंडर ओपेरियन नहीं लिखे थे। तो दोस्तों ये हमारा जो 40 जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जनरल साइंस का जो क्वेश्चन था, जो फिजिक्स था, इसमें केमिस्ट्री या बायोलॉजी, साथ ही साथ हमने पूरा एक्सप्लेन किया। और ये सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो आप इसको एक तरह से जो थ्योरी है उसको नोट कीजिए और साथ ही साथ अच्छी किताब से पढ़िए और इस चीज़ों को एक तरह से फोकस कीजिए। और बाकी जितने भी मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो गया उसको प्रैक्टिस कीजिए। बाकी प्रैक्टिस के लिए हमने बुक भी बता दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।